Hello students, welcome back to YouTube Catalyst channel. In the previous session, I had started with a very important unit of biology, that is reproduction in organism. And I had already covered asexual reproduction, its various modes of asexual reproduction, as well as we had already discussed about the sexual reproduction, introduction of sexual reproduction we had already discussed. Now moving forward in today's session, I will discuss about the sexual reproduction in flowering plant. How sexual reproduction takes place in flowering plant. What are flowering plants? आर एच विटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें कि उन्होंने मोनारा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, प्लांटी एक किंगडम में उन्होंने जो प्लांटी किंगडम थी उसमें 5 कैटेगरीज आती हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्राइडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को ही हम क्या बोलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये आज इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो मूविंग फॉरवर्ड, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बहुत से क्वेश्चन आते हैं इससे, तो ध्यान से देखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, जैसे हमने बात किया था वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की, तो उसमें हमने बात किया था कि वेजिटेटिव पार्ट्स क्या क्या होते हैं प्लांट के, स्टेम, रूट एंड लीव्स। उसके बाद जो फ्लावर होता है वो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। फ्लावर, जो फ्लावर है वो प्लांट का क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट से हो रहा है, इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। और प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? फ्लावर होता है। ठीक है। फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्बल्स एंड द साइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में कहाँ होता है? फ्लावर्स में होगा। साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स क्या है? फ्लावर है। ठीक है। और वेजिटेटिव पार्ट्स क्या क्या है? स्टेम, रूट एंड लीव्स, जहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वाइल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होगा? रिप्रोडक्टिव पार्ट में होगा। और रिप्रोडक्टिव पार्ट प्लांट का क्या होता है? फ्लावर होता है। ठीक है। अगर हम फ्लावर के पार्ट्स की बात करें तो कोई भी एक फ्लावर जो है उसके 4 वर्ल्स होती हैं। ठीक है, 4 वर्ल्स होती हैं। कौन कौन सी? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनीशियम। ओके। कैलिक्स जो होता है वो सेपल्स का बना होता है, कंसिस्ट ऑफ सेपल्स। सेपल्स 3 से 5 हो सकते हैं। ठीक है। तो आपसे कोई पूछे कि यूनिट ऑफ कैलिक्स क्या है, तो यूनिट ऑफ कैलिक्स क्या है? सेपल्स होते हैं। ठीक है। कितने हो सकते हैं? 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं किसी फ्लावर में। ठीक है। कोरोला कंसिस्ट ऑफ पेटल्स, इसकी यूनिट क्या है? पेटल्स हैं। पेटल्स का भी ये रेशियो हो सकता है 3 से लेके 5 तक हो सकते हैं। ठीक है। एंड्रूशियम एंड गाइनीशियम, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड्रीशियम एंड गाइनीशियम, इसको हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। एंड्रीशियम जो है उसको हम क्या बोलते हैं? उसकी यूनिट क्या होती है? स्टेमन्स। स्टेमन्स से मिलके बना होता है एंड्रीशियम। गाइनीशियम कंसिस्ट ऑफ कार्पल्स, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? पिस्टल बोलते हैं। ठीक है। तो कोई भी टिपिकल फ्लावर के कितने वर्ल्स होते हैं? 4 वर्ल्स होते हैं। ठीक है। कौन कौन से? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनीशियम, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनीशियम। इसको डायग्राम से समझते हैं। ये एक फ्लावर का डायग्राम है। ठीक है। किसी भी फ्लावर में अगर आपसे पूछे कितने वर्ल्स हैं, तो हमने क्या कहा? कितने वर्ल्स होते हैं? टोटल 4 वर्ल्स होते हैं। ठीक है। कौन कौन से? पहला सेपल, सेपल को हम सेपल यानी कि कैलिक्स, कैलिक्स किससे मिलके बना होता है? कैलिक्स कंसिस्ट ऑफ सेपल्स। ठीक है। दूसरा पेटल, जिसको हमने क्या बोला था? कोरोला। ठीक है। इनके जो नंबर्स होते हैं वो वेरी कर सकते हैं, 3 to 5। ओके। थर्ड पार्ट जो है स्टेमन, इसको हमने क्या बोला था? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम किससे मिलके बना होता है? स्टेमन से मिलके बना होता है। ठीक है। और ये जो स्टेमन है ये मेल पार्ट होता है फ्लावर का, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेल पार्ट ऑफ फ्लावर क्या है? स्टेमन है। एंड्रीशियम इज द मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। ओके। एंड फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर क्या है? गाइनीशियम, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? पिस्टिल बोल रहे हैं। ठीक है।
गाइनीशियम, ठीक है। तो फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर क्या हो गया, गाइनीशियम हो गया, ठीक है। अब देखिए जो स्टेमन होता है, पहली बात तो कैलिक्स, कैलिक्स किसका है, सेपल का बना हुआ है, ठीक है। पेटल्स, जो डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्लावर्स देखते हैं हम कि रेड कलर का है, येलो कलर का है, ठीक है, पिंक कलर का है, तो वो हम किसकी बात करते हैं, वो हम पेटल्स की बात करते हैं। सेपल्स जनरली ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है, ठीक है, ग्रीन कलर के हैं तो फोटोसिंथेसिस करेंगे, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे, साथ ही साथ में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो इनका फंक्शन अगर आपसे कोई पूछे तो क्या हो सकता है, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। किसी किसी फ्लावर में, किसी किसी प्लांट में जो सेपल्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी करते हैं। सेकेंड प्रोसेस जो मेन फंक्शन इनका जो है वो क्या है, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जो प्रोटेक्शन, जो अंदर की वर्ल्स है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। सेपल्स बाहर की लेयर है, उसके अंदर पेटल है, उसके अंदर एंड्रोशियम, उसके बाद गाइनीशियम। तो जो बाहर का है वो अंदर की लेयर्स को क्या करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो सेपल्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ठीक है, सेपल्स या फिर कैलिक्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इनर वर्ल्स ऑफ द फ्लावर, ठीक है। तो ये सेपल्स के हो गए। पेटल्स जो होते हैं वो कलरफुल होते हैं, कलरफुल होते हैं, ठीक है। कलरफुल होंगे तो ये इनका काम क्या है, इनका फंक्शन बेसिकली है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना। ये हम पॉलिनेशन पढ़ाएंगे, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट किस लिए करते हैं, पॉलिनेशन। जब हम पॉलिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें इसका रोल देखेंगे, इसका फंक्शन देखेंगे। तो पेटल का मेन फंक्शन जो है वो, मेन रोल जो है वो पॉलिनेशन में आता है। ब्राइट कलर के फ्लावर होते हैं, ब्राइट कलर के फ्लावर होते हैं, इनको इंसेक्ट्स क्या करती हैं, इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं इनसे, और इसके हेल्प से क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। कैसे होता है ये आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मेन फंक्शन पेटल का क्या हो गया, हेल्प्स इन पॉलिनेशन, ठीक है। अब जो मेल पार्ट है वो स्टेमन है या एंड्रोशियम है, फीमेल पार्ट है गाइनीशियम, ठीक है। इसको भी डिटेल में देखेंगे। फिलहाल यहाँ के लिए देखिए, स्टेमन जो है वो दो पार्ट का बना हुआ है, एंथर और फिलामेंट, ठीक है। फीमेल पार्ट जो है पिस्टिल या फिर इसको कार्पल बोलते हैं। इसमें तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये दोनों हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये एक टिपिकल फ्लावर का डायग्राम है जिसमें कितने वर्ल्स होते हैं, चार। इनर मोस्ट वर्ड कैलिक्स होती है, ठीक है। उसके बाद कोरोला होता है सेकेंड वर्ड, फिर एंड्रोशियम और फिर गाइनीशियम, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस में याद रखिएगा। आउटर मोस्ट इज कैलिक्स, देन कोरोला, देन एंड्रोशियम, देन गाइनीशियम, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी IMP, इसको याद रखिएगा, ठीक है। किसी भी फ्लावर में, एक और बात यहीं पे, फ्लावर को भी हम दो कैटेगराइज कर सकते हैं। इसको कंप्लीट फ्लावर कह सकते हैं और एक होता है इनकम्प्लीट। कंप्लीट फ्लावर में अगर चारों वर्ल्स प्रेजेंट है, फोर वर्ल्स प्रेजेंट है, तो इसको हम कहेंगे कि कैसा है, कंप्लीट फ्लावर है। और अगर चारों वर्ल्स एब्सेंट हो, चार वर्ल्स में से कोई दो एब्सेंट है, दो प्रेजेंट है, ठीक है, सारी नहीं प्रेजेंट होती हैं, तो हम उसको कैसा फ्लावर बोलते हैं, इनकम्प्लीट फ्लावर, ठीक है। तो कंप्लीट फ्लावर में एक टिपिकल फ्लावर जिसमें चारों वर्ल्स हैं, और इनकम्प्लीट फ्लावर्स का मतलब कि कोई एक वर्ल्स क्या होगी, एब्सेंट होगी, कोई भी एक या दो वर्ल्स क्या होंगी, एब्सेंट हो सकती हैं, ठीक है, इनकम्प्लीट फ्लावर्स, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब देखिए जो वर्ल्स हमने पढ़ी, फोर वर्ल्स, इसमें कुछ वर्ल्स ऐसी होती हैं जो नॉन एसेंशियल है, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल होती हैं, और कुछ हैं जो एसेंशियल होती हैं। नॉन एसेंशियल का मतलब ये नहीं कि वो फ्लावर फ्लावर को उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। नॉन एसेंशियल का मतलब होता है कि उसका फर्टिलाइज, मतलब वो फर्टाइल नहीं है, वो स्टेराइल है, उनका रिप्रोडक्शन में कोई एज सच रोल नहीं होगा, ठीक है। तो नॉन एसेंशियल रोल्स वर्ल्स कौन सी होती हैं, कैलिक्स एंड कोरोला, मतलब सेपल्स एंड पेटल्स आर नॉन एसेंशियल वर्ल्स ऑफ फ्लावर, ठीक है। और एसेंशियल कौन सी होती है, जो एक्चुअली रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट ले रही हैं, वो कौन सी है, एंड्रोशियम है और कौन सी है, गाइनीशियम है, आर एसेंशियल वर्ल्स ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। जो नॉन एसेंशियल्स है वो स्टेराइल है। स्टेराइल का मतलब कि दे आर नॉट फर्टाइल, मतलब दे डोंट प्ले एनी रोल इन
फर्टिलाइजेशन, दे डोंट प्ले एनी रोल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, उसमें सेक्स ऑर्गन्स नहीं है, ठीक है, सेक्स ऑर्गन्स इन द सेंस की सेक्सुअल पार्ट इज मिसिंग, आप ये समझ लो, स्टेराइल मतलब, ठीक है। अब फर्टाइल है, ये फर्टाइल वल्स क्यों है, क्योंकि एंड्रोशियम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, गाइनीशियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, बहुत इंपॉर्टेंट है कि याद रखिएगा एंड्रोशियम। तो आपसे कोई पूछे कि रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव कहेंगे हम, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव, क्योंकि अगर हम रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी क्या आ जाएंगे, वेजिटेटिव पार्ट, रूट, स्टेम और लीफ, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का, सॉरी पार्ट ऑफ प्लांट कोई पूछे तो आंसर क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्लांट का क्या है, फ्लावर होगा, ठीक है। और फिर अब सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो इसमें सेक्स ऑर्गन्स होंगे, तो सेक्स ऑर्गन्स में एक मेल पार्ट होगा, एक फीमेल पार्ट होगा, तो इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पूछे और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो मेल क्या है, एंड्रोशियम, एंड्रोशियम, ठीक है, और फीमेल इज गाइनीशियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। सो फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या हो गया, एंड्रोशियम हो गया, जिसको और क्या कहते हैं हम, किससे मिलके बना है, स्टेमन, स्टेमन्स, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज गाइनीशियम, इसको और क्या बोलेंगे, पिस्टिल बोलेंगे, या फिर और इसको क्या टर्म दे सकते हैं, कार्पल, ठीक है। सो नॉन एसेंशियल वर्ल्ड में दो आ गई, सेपल्स, पेटल्स या कैलिक्स, कोरोला, और एसेंशियल वर्ल्ड में क्या आ गया, एंड्रोशियम और गाइनीशियम। एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट एंड गाइनीशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो फ्लावर में 4 वर्ड्स पढ़ लिया हमने, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनीशियम, ठीक है। अब देखिए हमने बात करी थी कि जो फर्टिलाइजेशन हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेन इवेंट था वो क्या था, फर्टिलाइजेशन था, इससे पहले वाले सेशन में हमने डिस्कस किया था फर्टिलाइजेशन, है ना। फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या था, एक मेल गैमेट होगी, एक फीमेल गैमेट होगा, फ्यूज करेगा टू फॉर्म व्हाट, टू फॉर्म विच स्ट्रक्चर, जाइगोट, और यही जाइगोट आगे डेवलप करता है टू फॉर्म एम्ब्रियो, और यही एम्ब्रियो आगे क्या बना लेता है, नया प्लांट बनाता है, न्यू प्लांट बनाता है, न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेता है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन, या फिर इसको और क्या बोलते हैं, सिनगैमी, फर्टिलाइजेशन, या फिर आप इसको और क्या बोलते थे, सिनगैमी, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं पहले सेशन में। तो फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेन इवेंट है, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन होने से पहले कुछ प्रोसेस थे जिसको हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट बोल रहे थे, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद कुछ प्रोसेस थे जिसको हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बोले थे, ठीक है। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कौन से थे, याद होगा आपको, गैमेटोजेनेसिस पढ़ा था हमने, यहाँ लिखती हूँ, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हमने कौन कौन से पढ़े थे, एक पढ़ा था गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस जिसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स बनेंगे, और दूसरा प्रोसेस क्या पढ़ा था हमने, गैमेट ट्रांसफर, ठीक है। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट दो प्रोसेस थे, गैमेटोजेनेसिस, जेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर, गैमेटोजेनेसिस में मेल और फीमेल गैमेट बनेगा, तो वही है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ स्टेमन, डेवलपमेंट ऑफ स्टेमन, क्यों स्टेमन का डेवलपमेंट, क्योंकि यहाँ पे मेल, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ही तो मेल गैमेट होगा, तो जो गैमेटोजेनेसिस होनी है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में होगा, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज स्टेमन, तो इसका डेवलपमेंट होगा,
डेवलपमेंट ऑफ स्टेमन एंड कार्पल पिस्टल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्यों डेवलपमेंट हो रहा है? क्योंकि गैमेटोजेनेसिस होनी है, गैमेट्स का फॉर्मेशन होना है, और गैमेट्स का फॉर्मेशन मेल पार्ट में अलग, फीमेल पार्ट में अलग होगा। तो जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है उसका सबसे पहला प्रोसेस है गैमेटोजेनेसिस, और फ्लावर में गैमेटोजेनेसिस का मतलब कि डेवलपमेंट ऑफ स्टेमन एंड डेवलपमेंट ऑफ पिस्टल और कार्पल। ठीक है, अब देखिए स्टेमन 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 जो होता है, अगर इसको देखें तो इसमें दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एंथर और फिलामेंट। ठीक है, ये जो स्टॉक होती है इसको हम फिलामेंट बोलते हैं। स्टॉक को क्या बोलते हैं? फिलामेंट। और ये जो लोब्ड स्ट्रक्चर होता है, जनरली बायलोब्ड होता है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एंथर। इन दोनों से मिलके क्या बनता है? स्टेमन। तो स्टेमन के दो पार्ट्स कौन कौन से हैं? एंथर, इट इज अ टर्मिनल बायलोब्ड स्ट्रक्चर। ये जनरली कैसा होता है? बायलोब्ड होता है। ज्यादातर फ्लावर्स में ये बायलोब्ड होता है। ठीक है, ठीक, किसी किसी फ्लावर में ये सिंगल लोब्ड भी मिलता है। ठीक है, तो लेकिन जनरली ज्यादातर मेजॉरिटी में ये कैसा है? बायलोब्ड स्ट्रक्चर है। और फिलामेंट इट इज अ लॉन्ग, देखिए लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक, ये स्टॉक होती है। ठीक है, तो इसको फिलामेंट और एंथर बोल रहे हैं। ठीक है, फिलामेंट और एंथर को एक पॉइंट से ही दोनों कनेक्ट होते हैं, जिसको हम कनेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कनेक्टिव। समझ में आ रहा है? एंथर और फिलामेंट एक पॉइंट पे कनेक्ट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? कनेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, तो स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, स्टेमन के अंदर क्या क्या चीजें हैं? एंथर है और फिलामेंट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, एंथर और फिलामेंट है। ठीक, अब देखिए एंथर, स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल एंथर। अभी हमने देखा कि जो स्टेमन है उसमें दो पार्ट्स थे, एंथर और फिलामेंट। फिलामेंट तो स्टॉक हो गई। ठीक है, और इन दोनों को जो पॉइंट से जुड़े होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? कनेक्टिव। ठीक है, देखिए अ टिपिकल एंथर इज बायलोब्ड है। द टू लोब्स आर सेपरेटेड बाय डीप ग्रूव इन फ्रंट एंड आर अटैच्ड टू ईच अदर बाय अ बैंड ऑफ वेसिकुलेटेड स्टेराइल टिश्यू कॉल्ड कनेक्टिव। दोनों किससे अटैच होते हैं? एक स्टेराइल टिश्यू से कनेक्ट होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? कनेक्टिव। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कनेक्टिव। ठीक है, अब देखिए जो एंथर है ना, हम सिर्फ एंथर के ही बारे में इतना क्यों पढ़ रहे हैं? फिलामेंट, फिलामेंट तो स्टॉक हो गई। ठीक है, उसका रूल यही है, वो स्टॉक है। ठीक है, मेन पार्ट इज एंथर। ये जो एंथर होता है इसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं मेल गैमेट्स। कैसे बनते हैं ये भी बताएंगे पूरी प्रोसेस। एंथर, इसी के अंदर क्या प्रेजेंट है? मेल गैमेट्स। ठीक है, एंथर्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? मेल गैमेट्स। अभी बताते हैं। अब देखिए जो एंथर होता है, ईच एंथर कंसिस्ट ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, पॉलन सैक जिसको बोलते हैं, located at the corners, 2 in each lobe of anther. Hence a mature anther is tetrasporangiate. क्या कह रहे हैं? अगर आप एंथर का स्ट्रक्चर देखें डायग्राम में, तो जो एंथर होता है वो क्या है? 4 लेयर्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक मिनट, ये एंथर 4 लेयर स्ट्रक्चर है। जो एंथर है, ध्यान से समझिएगा, जो एंथर है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं पॉलन सैक्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? पॉलन सैक। एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट है? पॉलन सैक। कितने प्रेजेंट होते हैं? 4 पॉलन सैक प्रेजेंट होते हैं। अभी जब हम डायग्राम देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कुछ ऐसा डायग्राम है। ठीक है, एंथर का जब हम सेक्शन कट करते हैं तो ऐसा डायग्राम। ठीक, सॉरी, हाँ, ठीक है, तो एंथर जो होती है वो कितनी है? इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है, मतलब कह रहे हैं 4 पॉलन सैक्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो एंथर के अंदर पॉलन सैक है, टोटल कितने होते हैं? 4 होते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? टेट्रास्पोरेंजिएट बोलते हैं। ठीक है, टेट्रास्पोरेंजिएट, टेट्रास्पोरेंजिएट का मतलब 4 पॉलन सैक्स प्रेजेंट होते हैं एक एंथर में। ठीक है, ठीक है, एट द कॉर्नर्स 2 इन ईच लोब ऑफ एंथर। 2 लोब है, हमने पढ़े थे ना, 2 लोब होता है, 2 लोब है, तो हर लोब में 2 हो गए,
तो 2 लोब में कितने होंगे 4, तो टेट्रास्पोरेंजिएट। ठीक है, तो एक एंथर जो है, टिपिकल एंथर अगर हम बात करें तो कैसा होगा, बायलोब्ड होगा क्योंकि इसमें 2 लोब होती हैं, साथ साथ में कैसा होगा, टेट्रास्पोरेंजिएट होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, टेट्रास्पोरेंजिएट। ठीक है, तो एंथर आपसे कोई पूछे कि टिपिकल एंथर का स्ट्रक्चर कैसा है, तो टिपिकल एंथर इज बायलोब्ड एंड टेट्रास्पोरेंजिएट। टेट्रास्पोरेंजिएट का मतलब प्रेजेंस ऑफ 4 पॉलन सैक, हर एक लोब में 2 पॉलन सैक्स, तो टोटल कितने हो गए 4 पॉलन सैक। ठीक है, अब ये जो पॉलन सैक होते हैं यही डेवलप्ड करते हैं टू फॉर्म अ पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, कैसे बनते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी इतना समझिए। एंथर है, एंथर कहाँ प्रेजेंट है, एंथर कहाँ प्रेजेंट है, स्टेमेंस में प्रेजेंट है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज स्टेमन, स्टेमन में 2 पार्ट्स होते हैं, एंथर और फिलामेंट। एंथर के अंदर प्रेजेंट होता है पॉलन सैक, जिसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया। और इन्हीं पॉलन सैक्स में प्रेजेंट होते हैं पॉलन ग्रेन्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, pollen grains. Microsporangia pollen sacs develop and mature to form microspores, जिसको हम क्या बोलते हैं, pollen grains बोलते हैं। ठीक है, देखिए हमने कहा एंथर, एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट है, pollen sac, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। एक मिनट, माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया। पॉलन ग्रेन्स को आप क्या बोलोगे, माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, वो बॉडी जो स्पोर्स बियर करती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया बोलते हैं। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर्स कहाँ प्रेजेंट है, पॉलन सैक में प्रेजेंट है, तो पॉलन सैक को हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया बोलेंगे। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरेंजिया किससे बन रहा है, माइक्रोस्पोरेंजिया एंथर में प्रेजेंट है, एंथर डेवलप करता है, मैच्योर करता है, पॉलन सैक्स है उसमें। ठीक है, पॉलन सैक मैच्योर करते हैं, डेवलप करते हैं, डिवीजन होता है, अभी हम देखेंगे कैसे बन रहे हैं। तो वो क्या बनाएगा, पॉलन ग्रेन्स बनाएगा, जिसको हम माइक्रोस्पोर्स बोलते हैं। ठीक है, यही पॉलन ग्रेन्स आगे डिवाइड होकर के मेल गैमेट बनाते हैं। ठीक है, मेल गैमेट्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस है। गैमेटोजेनेसिस में अभी मतलब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का पहला प्रोसेस गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, मेल और फीमेल गैमेट्स का बनना इस गैमेटोजेनेसिस। फ्लावर में स्टेमन डेवलप करता है टू फॉर्म अ मेल गैमेट, और पिस्टल डेवलप करता है टू फॉर्म अ फीमेल गैमेट। ठीक, तो हम अभी स्ट्रक्चर ऑफ एंथर की बात कर रहे हैं। क्यों एंथर की बात कर रहे हैं, क्योंकि एंथर स्टेमन में प्रेजेंट है और एंथर के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं मेल गैमेट्स। ठीक है, एंथर के अंदर है पॉलन सैक, हर पॉलन सैक कहाँ प्रेजेंट है, लोब में, मतलब एक लोब में 2 पॉलन सैक, तो टोटल 2 लोब्स हैं, तो कितने पॉलन सैक हो गए 4। ठीक है, तो एक टिपिकल एंथर बायलोब्ड है और टेट्रास्पोरेंजिएट है। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और पॉलन सैक डेवलप करता है, डिवाइड करता है टू फॉर्म पॉलन ग्रेन्स, जिसको हम माइक्रोस्पोर्स बोलेंगे, और ये माइक्रोस्पोर्स डिवाइड करते हैं, डेवलप करते हैं टू फॉर्म अ मेल गैमेट्स। क्या समझ में आया? देखिए अब एक एंथर का स्ट्रक्चर देखें, तो एंथर का जो स्ट्रक्चर है, इट कंसिस्ट ऑफ होमोजेनस मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स कॉल्ड प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। मतलब आप अगर एंथर को देखें, अभी डायग्राम देखते हैं इसका, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स फॉर्म माइक्रोस्पोर मदर सेल, और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स डिवाइड करती है टू फॉर्म माइक्रोस्पोर्स डिवाइड करती है टू फॉर्म पॉलन ग्रेन्स। कैसे, इसका डायग्राम देखिए, डायग्राम से समझेंगे। ये एक टीएस है, ट्रांसवर्स सेक्शन है, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। तो एंथर का जब ट्रांसवर्स सेक्शन कट किया तो इस तरीके से कुछ दिखता है। क्या, 4 लेयर्स होती हैं एंथर में, कितने लेयर्स होते हैं 4, इसको ऐसे समझिए। ठीक है, जो इसमें 4 लेयर्स हैं। ठीक है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ होमोजेनस मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल, होमोजेनस
क्या लिखा है? होमोजीनस। होमोजीनस का मतलब, होमोगैमेट्स में आपको बताया था, होमोजीनस, होमोजीनस का मतलब, या आइसोगैमेट्स का मतलब क्या, मतलब आइसो वर्ड या होमो वर्ड का मतलब यूनिफॉर्म, एक जैसे, ठीक है। तो होमोजीनस मास ऑफ सेल्स होते हैं, सॉरी, होमोजेनस मास ऑफ सेल्स, और ये कैसे होते हैं? मेरिस्टेमेटिक होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पढ़ा है आपने, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू, दो टाइप की टिश्यूज होती हैं, एक मेरिस्टेमेटिक और एक परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब क्या होता है? ऐसी सेल्स जो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करती हैं, जिनमें डिवीजन की कैपेबिलिटी होती है, उनको हम मेरिस्टेमेटिक बोलते थे। और परमानेंट कौन सी होती हैं? जो डिवीजन नहीं कर सकती, दैट लॉस द पावर ऑफ डिवीजन, पढ़ा है आपने, ठीक है। तो ये कैसे स्पोरोजिनस सेल्स कैसे होते हैं? मेरिस्टेमेटिक नेचर के होते हैं, ठीक है, डिवाइड करते हैं। होमोजिनस मास ऑफ सेल्स कॉल्ड एज स्पोरोजिनस सेल। और ये जो स्पोरोजिनस सेल होता है, ये स्पोरोजिनस सेल, ठीक है, इसी पे इसके अंदर है पॉलन सैक, ठीक है, यही पढ़ा हमने। देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ होमोजेनस मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स कॉल्ड प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल सराउंडेड बाय एंथर वॉल। एंथर वॉल से सराउंडेड होती है ये सेल, और यही प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स को हम और डिवाइड करती हैं, और ये क्या बनाती हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनाती हैं, ठीक है। ये जो स्पोरोजिनस मास ऑफ सेल हैं, दे फॉर्म्स माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, डिप्लॉयड होते हैं ये। और ये डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल्स इनसाइड पॉलन सैक डिवाइस टू फॉर्म अ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स और पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। तो ये जो स्पोरोजिनस मास ऑफ सेल्स है, और ये क्या स्पोरोजिनस मास ऑफ सेल्स है, और ये देख रहे हैं आप 1 2 3 4, ये क्या हो गए? पॉलन सैक हो गए, ठीक है। अब जो ये एंथर होता है, पहले ये समझिए, तो हमने क्या देखा कि जो स्पोरोजिनस मास ऑफ सेल्स है, ये इनको हम क्या बोल रहे हैं? ये आगे चल के क्या बनाते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बना रहे हैं। और यही माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो होती हैं, वो डिवाइड करके क्या बना लेती हैं? माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं, ठीक है, माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं, ठीक है, हैप्लॉइड होंगे माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। देखिए यहाँ जो एंथर्स होते हैं, अगर आप एंथर की वॉल देखें, इतना समझ में आया? एंथर की वॉल्स अगर देखें तो 4 वॉल होती हैं एंथर में। सबसे पहली जो होती है उसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं, आउटर मोस्ट सिंगल लेयर्ड एंड प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। सबसे ऊपर वाली जो लेयर होगी एपिडर्मिस कहलाती है, ठीक है, इट इज द आउटर मोस्ट सिंगल लेयर्ड एंड प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। दूसरी जो लेयर होती है इसके इनर, उसको एंडोथीशियम बोलेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, एंडोथीशियम, ठीक है। Cells of this layer have alpha cellulosic fibrous bands, very important। जो एंडोथीशियम लेयर होती है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोजिक फाइब्रस बैंड्स होते हैं इसमें, ठीक है। और ये सेलुलोजिक फाइब्रस बैंड्स का रोल होता है डेहेसेंस ऑफ एंथर में। जब एंथर डेहेसेंस होती है एंथर की, और पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं? लिबरेट आउट करते हैं, तो किनकी हेल्प से करते हैं? वो अल्फा सेलुलोजिक फाइब्रस बैंड्स की हेल्प से करते हैं, ठीक है। तो विच हेल्प्स इन डेहेसेंस ऑफ एंथर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, डेहेसेंस ऑफ एंथर्स में हेल्प करते हैं। फाइब्रस बैंड्स आर एब्सेंट इन हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? जो प्लांट्स एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोफाइट्स। एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? हाइड्रोफाइट्स, ठीक है, जैसे हाइड्रीला, हाइड्रीला, ठीक है, हाइड्रीला हो गया, वेलिसिनेरिया हो गया, वेलिसिनेरिया, ठीक है। और हमने पढ़ा था वाटर हाइसिंथ, याद आ रहा है? वाटर हाइसिंथ क्या था? वाटर हाइसिंथ आइकॉर्निया, आइकॉर्निया पढ़ा था, आइकॉर्निया ऑफसेट जिसमें हमने पढ़ा था, ठीक है। टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं, सब रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। तो एक्वेटिक प्लांट्स में ये क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, एंडोथीशियम आर एब्सेंट इन एक्वेटिक प्लांट्स, एब्सेंट इन हाइड्रोफाइट्स, ठीक है। फिर आता है उसके नीचे मिडिल लेयर। मिडिल लेयर, सेल्स ऑफ दिस लेयर आर एफीमेरल। एफीमेरल्स मतलब होता है शॉर्ट, शॉर्ट लिव्ड, ऐसी चीज जो बहुत कम टाइम के लिए है, ऐसी टिश्यू या सेल, उसको हम बोलेंगे एफीमेरल इन नेचर, ठीक है। तो एफीमेरल मतलब कि शॉर्ट लिव्ड एंड आर 1 to 3 लेयर्ड। और ये जैसे एंथर मैच्योर करता है, डेवलप करता है, ये डीजनरेट हो जाती है, ठीक है, लॉस हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट लेयर टैपेटम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टैपेटम जो होती है वो इनर मोस्ट लेयर है,
एंथर की, और ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है पॉलन ग्रेन्स को, ठीक है। जो पॉलन ग्रेन्स डेवलप हो रहे हैं उनको नरिशमेंट की जरूरत है, न्यूट्रिशन की जरूरत है, तो वो कौन प्रोवाइड करती है, कौन सी लेयर, टैपिटम प्रोवाइड करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। टैपिटम वेरी इंपॉर्टेंट। तो टैपिटम इज द इनर मोस्ट लेयर, इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। सेल्स ऑफ टैपिटम की खास बात ये होती है कि इसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। तो सेल्स ऑफ द टैपिटम possess dense cytoplasm and generally have more than one nucleus, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज एग्जाम्पल ऑफ पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी का मतलब हैविंग मोर देन वन न्यूक्लियस, तो पॉलीप्लॉइडी इसका ये है। तो आपसे पूछे कि ये डिप्लॉयड होगा या हैप्लॉयड होगा, नो इट इज पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। पॉलीप्लॉइड है, ये पॉलीप्लॉइडी का एग्जाम्पल है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जो एंथर है उसकी 4 वॉल्स कौन कौन सी हो गई, 4 वॉल कौन कौन सी हो गई, सबसे ऊपर वाली हो गई एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट वॉल ऑफ एंथर, ठीक है। एपिडर्मिस के बाद कौन सी हो गई, एंडोथीशियम। एंडोथीशियम, एंडोथीशियम किसकी बनी होती है, एंडोथीशियम इज मेड अप ऑफ अल्फा सेलुलोजिक फाइब्रस बैंड की बनी होती है, अल्फा सेलुलोजिक फाइब्रस बैंड्स की बनी होती है। और इनका काम, इनका रोल किसमें है, डेहेसेंस ऑफ एंथर में ये रोल प्ले करती हैं, ठीक है। जब एंथर का डेहेसेंस होता है उस समय ये रोल प्ले करते हैं, ठीक है। थर्ड लेयर कौन सी हो गई, थर्ड लेयर की बात करें तो इनर लेयर। इनर लेयर जो होती है वो कैसी होती है, इनर मिडिल लेयर, सॉरी, इनर लेयर नहीं कहेंगे इसको, हम क्या बोलेंगे, मिडल लेयर। तो मिडल लेयर जो होती है वो कैसी होती है, एफीमेरल, शॉर्ट लिव्ड होती है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो लेयर होती है दैट इज इनर मोस्ट लेयर कॉल्ड एज टैपिटम। और ये टैपिटम जो होती है वो पॉलीप्लॉइड नेचर की होती है, पॉलीप्लॉइडी शो करती है, और क्या, और नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपसे कोई पूछे एंथर, एक टिपिकल एंथर का अगर आप सेक्शन कट करेंगे तो 4 वॉल देखने को मिलती है। सबसे आउटर मोस्ट वॉल कौन सी होती है, एपिडर्मिस, ठीक है। उसके बाद फॉलोड बाय एंडोथीशियम। एंडोथीशियम जो होती है वो अल्फा सेलुलोजिक बैंड्स की बनी होती है। अल्फा सेलुलोजिक बैंड्स जो होते हैं वो हाइड्रोफाइट्स में एब्सेंट होते हैं, और इनका रोल होता है डेहेसेंस ऑफ एंथर में, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। एपिडर्मिस का काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है। इसको सराउंड करती है, इसको फॉलो करती है मिडिल लेयर, ठीक है। और मिडिल लेयर की खास बात क्या है, शॉर्ट लिव्ड है। शॉर्ट लिव्ड को हम क्या बोलते हैं, एफीमेरल नेचर की होती है, एफीमेरल, ठीक है, शॉर्ट लिव्ड होती है, एफीमेरल नेचर की होती है, ठीक है। और जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है दैट इज टैपिटम। क्या होती है, टैपिटम। तो स्पोरोजिनस मास ऑफ जो सेल्स था, होमोजिनस मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स, उसको हमने क्या कहा, वो स्पोरोजिनस सेल कहा। ये यही स्पोरोजिनस सेल डिवाइड करती है टू फॉर्म माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। पॉलन सैक के अंदर ही तो हो रहा है, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल बना, और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल फिर डिवाइड करता है टू फॉर्म अ माइक्रोस्पोर्स, या फिर उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। अब देखिए ये डायग्राम, इस डायग्राम में जो स्टोमियम है, स्टोमियम वो पॉइंट होता है जहां से डेहेसेंस होता है एंथर का। तो स्टोमियम इज दैट पॉइंट फ्रॉम वेयर, या जहां से डेहेसेंस स्टार्ट होती है। डेहेसेंस का मतलब लिबरेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स लिबरेट करते हैं, ठीक है। एंथर डेहेसेंस करता है टू लिबरेट पॉलन ग्रेन्स, वो पॉइंट कहां से, स्टोमियम, वो ओरिजिन है जहां से वो लिबरेट करता है, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक। मूविंग फॉरवर्ड, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने कहा कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट मतलब गैमेटोजेनेसिस होना। गैमेटोजेनेसिस होने का मतलब कि सेक्स ऑर्गन्स बन रहे हैं, ठीक है। स्टेमन्स में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्टेमन, एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, कंसिस्ट ऑफ स्टेमन।
स्टेमन में दो चीजें हैं, एंथर और फिलामेंट। एंथर जो है वो क्या है, एंथर के अंदर पॉलन सैक है। पॉलन सैक को हम माइक्रोस्पोरेंजिया बोल रहे हैं क्योंकि इसी में क्या प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, पॉलन ग्रेन्स जिसको कहते हैं। और यही पॉलन ग्रेन्स डिवाइड करते हैं टू फॉर्म अ मेल गैमेट। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन्स डिवाइड टू फॉर्म अ मेल गैमेट। दिस प्रोसेस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर्स का बनना, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आगे पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस, फीमेल गैमेट्स का बनना, एग का बनना, मेगास्पोरोजेनेसिस। तो दिस इज व्हाट, दिस इज एक्चुअली अ प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस ना, गैमेटोजेनेसिस ही तो हो रहा है, तो ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स अभी हम बात कर रहे हैं। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में देखिए द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल्स इनसाइड पोलन सैक। पोलन सैक के अंदर ही तो बन रहा है, ठीक है। इनसाइड पोलन सैक बाय मियोटिक और रिडक्शनल डिवीजन इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सेल डिवीजन जो होता है वो टू टाइप का हो सकता है, माइटोटिक एंड मियोसिस। माइटोटिक मतलब इक्वेशनल डिवीजन, जहां पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्रोमोसोम का, और यहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन, मियोटिक, मियोसिस डिवीजन। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर्स का बनना, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स, ठीक है, फ्रॉम किससे बन रहा है, डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल से। ठीक है, और कहाँ बन रहा है, पोलन सैक के अंदर। ठीक है, पोलन सैक में बन रहा है बाय मियोटिक, मियोसिस होगा तभी तो हैप्लॉइड बनेगा। 2n से n बनना है तो क्या होगा, मियोसिस प्रोसेस होगी। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पोलन सैक कहाँ प्रेजेंट है, एंथर्स में। ठीक है, या ऐसे कहिए, स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टेमन के अंदर एंथर है, एंथर के अंदर पोलन सैक है, पोलन सैक के अंदर पोलन ग्रेन्स है। अब वो पोलन ग्रेन्स डिवाइड करेंगे टू फॉर्म मेल गैमेट। तो ये एक सीक्वेंस याद रखिएगा, ठीक है, उसी सीक्वेंस में हम पढ़ रहे हैं। अब देखिए, द हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ 4 सेल्स कॉल्ड माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, क्या वो कह रहे हैं कि जो ये हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स हैं, जब ये बन रहे हैं, तो द हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल माइक्रोस्पोर मदर सेल, पोलन मदर सेल्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ 4 सेल्स, जिसको हम माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। जब डिवीजन होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल का, तो ये जो माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं, ये 4 माइक्रोस्पोर्स एक बार में बन रहे हैं। ठीक है, तो ये अपने आप को एक स्ट्रक्चर में अरेंज कर लेते हैं जिसको हम माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। अभी डायग्राम देखेंगे। एज द एंथर्स मैच्योर एंड डिहाइड्रेट, द माइक्रोस्पोर्स डिसोशिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पोलन ग्रेन्स। देखिए, ये माइक्रोस्पोर्स एक्चुअल में पोलन ग्रेन्स ही हैं। ठीक है, एक टर्मिनोलॉजीज है बस कि माइक्रोस्पोर्स बना, फिर वही डेवलप करके पोलन ग्रेन्स बना देता है। बुक में कहीं कहीं माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन्स एक ही टर्म है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब है एंथर डेवलप कर रहा है, पोलन सैक उसमें प्रेजेंट है, पोलन सैक मैच्योर हो रहे हैं टू फॉर्म अ क्या, पोलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, और ये माइक्रोस्पोर्स खुद को ऐसे अरेंज कर लेते हैं जैसे माइक्रोस्पोर टेट्राड स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड दैट आर रिलीज्ड विद द डेhiscence ऑफ एंथर। मतलब कह रहे हैं एक माइक्रोस्पोरेंजिया में, हर माइक्रोस्पोरेंजियम में बहुत सारे पोलन ग्रेन्स बनते हैं। ठीक है, बहुत सारे पोलन ग्रेन्स क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं, और फिर ये पोलन ग्रेन्स मैच्योर करते हैं, डिवाइड करते हैं टू फॉर्म अ गैमेट्स। ठीक है, इसको डायग्राम से समझिए क्या कह रहे हैं। जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, ओके, देखिए क्या कहा हमने कि एंथर का स्ट्रक्चर देख लिया, एंथर की वॉल का स्ट्रक्चर देख लिया। ठीक है, अब ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है, ठीक है, स्पोरोजिनस मास ऑफ सेल्स था, ठीक है, होमोजेनस मास ऑफ सेल, उसको हमने स्पोरोजिनस टिश्यू का, इसी को ये डिवाइड करती हैं टू फॉर्म अ माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, है ना, माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसका क्या होगा, 2n होगा ये। अब ये माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स डिवाइड करेगी टू फॉर्म अ माइक्रोस्पोर्स टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा। ठीक है,
लिखा हुआ है यही, अरेंज इन द फॉर्म ऑफ सिंगल माइक्रोस्पोर मदर सेल, पॉलन मदर सेल आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ 4 सेल्स कॉल्ड माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये खुद को मतलब कैसे अरेंज करेगी, जो है माइक्रोस्पोर टेट्राड बना रही है, तो माइक्रोस्पोर टेट्राड लाइक स्ट्रक्चर ऐसा कुछ। एक मिनट, ये देखिए टेट्राड लाइक स्ट्रक्चर का मतलब टेट्राड स्ट्रक्चर बना रही है, ठीक है। और एज द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट द माइक्रोस्पोर डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर। तो ये माइक्रोस्पोर टेट्राड बना, माइक्रोस्पोर्स बना, और ये माइक्रोस्पोर्स फिर मैच्योर कर रहे हैं और बना दे रहे हैं बहुत सारे क्या, पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। माइक्रोस्पोर्स टेट्राड पॉलन सैक के अंदर ही तो बन रहा है, ठीक है, पॉलन सैक के अंदर बन रहे हैं, ठीक है। टू फॉर्म, देखिए द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल्स इनसाइड पॉलन सैक, ठीक है। पॉलन सैक के अंदर ही ये पॉलन ग्रेन्स बन रहे हैं, ठीक है। जब पहला डिवीजन हो रहा है, द हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर फॉर्म फ्रॉम सिंगल माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, ये खुद को कैसे अरेंज कर लेते हैं बनने के बाद, टेट्राड लाइक स्ट्रक्चर बना ले रहे हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड बन जा रहा है। और ये माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है वो फिर क्या करता है, इस ये माइक्रोस्पोर टेट्राड डिवाइड करता है टू फॉर्म व्हाट, टू फॉर्म पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। इतना समझ में आया, मतलब एंथर से पॉलन ग्रेन्स बनने का सफर, ठीक है, ये था। एज द एंथर्स मैच्योर एंड डिहाइड्रेट द माइक्रोस्पोर डिसोशिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। देखिए माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन एक ही बात है, ठीक है। हाँ, कहीं कहीं बुक में माइक्रोस्पोर्स और पॉलन ग्रेन्स ब्रैकेट में पॉलन ग्रेन्स लिखा होता है, ठीक है, तो उसको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। माइक्रोस्पोर्स ही डिवाइड कर रहे हैं टू फॉर्म पॉलन ग्रेन्स, एक मतलब दोनों ही सेम चीज है, ठीक है। अब देखिए पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स क्या है, द पॉलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट्स द मेल गैमेटोफाइट्स। पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं यही पॉलन ग्रेन्स डिवाइड होकर क्या बना रहे हैं, मेल गैमेट बना रहे हैं। तो दीज आर जनरली स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स, कैसे होते हैं, स्फेरिकल स्ट्रक्चर मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ठीक है, 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर के होते हैं। द सेल वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड स्पोरोडम। जो पॉलन ग्रेन्स होती हैं उसकी दो सेल्स, उसकी दो वॉल होती हैं, ठीक है। जो पॉलन ग्रेन होता है, अगर उसका स्ट्रक्चर देखें आप, दो वॉल होती हैं इसमें, तो इसकी वॉल को क्या बोलते हैं, ऊपर वाली आउटर मोस्ट वॉल को एक्साइन बोलते हैं, ठीक है, इनर लेयर को इंटाइन बोलते हैं, और दोनों को कलेक्टिवली क्या बोल रहे हैं, स्पोरोडर्म। दोनों को कलेक्टिवली क्या बोल रहे हैं, स्पोरोडर्म, ठीक है। हमने पॉलन ग्रेन्स का, अब हम क्या देख रहे हैं, स्ट्रक्चर देख रहे हैं। पॉलन ग्रेन्स तक कहानी खत्म हो गई कि पॉलन ग्रेन्स कैसे बन गए, ठीक है। स्टेमन में एंथर है, एंथर के अंदर पॉलन सैक है, पॉलन सैक, ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स उसमें प्रेजेंट है, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स डिवाइड कर रही हैं टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड फिर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं टू फॉर्म थाउजेंड्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स। इतनी कहानी। तो आपसे कोई पूछे कि पॉलन ग्रेन्स कहाँ प्रेजेंट है, पॉलन ग्रेन्स पॉलन सैक में प्रेजेंट है। पॉलन सैक कहाँ प्रेजेंट है, पॉलन सैक एंथर में प्रेजेंट है। एंथर कहाँ प्रेजेंट है, स्टेमन में प्रेजेंट है। स्टेमन कहाँ प्रेजेंट है, फ्लावर में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये कहानी याद रखनी है। अब पॉलन ग्रेन्स की जो सेल वॉल होती है उसको हम क्या बोलेंगे, स्पोरोडर्म बोलते हैं, ठीक है। दो होती हैं स्पोरोडर्म, एक्साइन एंड इंटाइन, ठीक है। एक्साइन इज द आउटर मोस्ट हार्ड लेयर, बहुत हार्ड होती है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एक केमिकल की बनी होती है जिसको हम बोलते हैं स्पोरोपोलिनिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस केमिकल का क्या नाम है, स्पोरोपोलिनिन। और ये कैसा है, ये एक बहुत हार्ड केमिकल होता है, रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल्स नोन, बहुत रेजिस्टेंट है, और ये बहुत हाई टेम्परेचर पे भी रह सकता है। एक्साइन की जो लेयर होती है वो बहुत हार्ड है, कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर, कैन टॉलरेट वेरी हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड्स स्ट्रॉन्ग एल्कलीज को भी ये क्या कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है। कोई ऐसी एंजाइम अभी तक डिस्कवर नहीं हुई है जो इस केमिकल को क्या कर सके, डिग्रेड कर सके। तो इस वजह से हम पॉलन ग्रेन्स को स्टोर कर पाते हैं, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स को स्टोर कर पाते हैं। आप लोगों ने पढ़े होंगे क्रायो प्रिजर्वेशंस, ठीक है,
क्रायो प्रिजर्वेशन, सीड बैंक, ठीक है, सीड्स हम लोग क्या करते हैं, प्लांट्स की स्टोर करते हैं, पॉलन ग्रेन्स को स्टोर कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये सब क्यों कैसे हो पाता है, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स को कैसे स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि इनमें एग्जाइन में एक केमिकल होता है स्पोरोपोलिनिन, जो कि क्या होता है, बहुत टॉलरेबल है, हार्ड है, ठीक है। तो इट कैन विदस्टैंड वेरी हाई टेम्परेचर। कोई ऐसी एंजाइम नहीं है जो इसको डिग्रेड कर सकती है, अभी तक ऐसी कोई एंजाइम डिस्कवर्ड नहीं हुई है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एग्जाइन किसकी बनी हुई है, स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है, ये हार्ड होती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस केमिकल, ठीक है। अब देखिए इस केमिकल के प्रेजेंट होने से क्या फंक्शन है, क्या फायदा है। दिस हेल्प इन फॉसिलाइजेशन, फॉसिलाइजेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। pollen grains are fossilization means pollen grains are well preserved as a fossils because of the presence of sporopollenin। इसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं pollen grains को, और pollen grains को प्रिजर्व कर लिया एज अ फॉसिल्स तो ये डिग्रेड होगा नहीं, क्योंकि ये स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। इट इज हार्ड so that pollen grains are well protected from hazardous environment hazardous environment से protection में help करेगा, ठीक है। इट एग्जिबिट अ फैसिनेटिंग अरे ऑफ पैटर्न्स एंड डिजाइन, मतलब कह रहे हैं कि जो पॉलन ग्रेन्स की आउटर मोस्ट लेयर है एग्जाइन, वो सिर्फ जरूरी नहीं है कि स्फेरिकल ही, मतलब स्फेरिकल हो, इसमें कुछ डिजाइंस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, बहुत फैसिनेटिंग, जो फैसिनेटेट करती है, ठीक है। इट हैज अ प्रोमिनेंट अपर्चर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉल्ड जर्म पोर्स। जो एग्जाइन होता है इसमें कहीं कहीं जगह एक अपर्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं जर्म पोर। और जर्म पोर की खास बात ये होती है कि ये वो पॉइंट होता है जहां पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट है, ठीक है। तो एग्जाइन का वो पार्ट जहां पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है उसको हम क्या बोलेंगे, जर्म पोर बोलेंगे। और ये जर्म पोर जो है यहीं से पॉलन ट्यूब अराइज होती है, ठीक है, ओरिजिन है, वेरी इंपॉर्टेंट। This germ pore is the origin of pollen tube। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो जर्म पोर जो है वो एग्जाइन का वो पार्ट है जहां पे स्पोरोपोलिनिन क्या है, एब्सेंट है। और ये स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट है तभी वहां पे क्या होगा, टिश्यू हार्ड नहीं है, सॉफ्ट है, तो वहां से आराम से पॉलन ट्यूब क्या हो जाती है, अराइज हो जाती है, ठीक है। जर्म पोर्स जो होते हैं वो एक भी हो सकते हैं और तीन भी हो सकते हैं, ठीक है। डाइकॉट्स में 3 होते हैं, मोनोकॉट्स में 1 होते हैं, ठीक है। तो जर्म पोर्स का जो नंबर होता है वो 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ पॉलन ट्यूब जहां से है वो जर्म पोर से है। जर्म पोर कहाँ प्रेजेंट है, एग्जाइन में प्रेजेंट होते हैं, और वहां पे खास बात है कि स्पोरोपोलिनिन जो है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, जो नेक्स्ट इनर लेयर होती है उसको एंटाइन बोलते हैं। इट इज द इनर लेयर विच इज थिन एंड कॉन्टिन्यूअस एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। किसकी बनी है, सेलुलोज एंड पैक्टिन की बनी है। आउटर लेयर एग्जाइन, वो किसकी बनी है, स्पोरोपोलिनिन की बनी है। एग्जाइन जो होता है उसमें जर्म पोर्स प्रेजेंट है, अपर्चर्स प्रेजेंट होते हैं कहीं कहीं। और ये जर्म पोर्स की खास बात है कि इसमें स्पोरोपोलिनिन कंप्लीटली एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से दिस इज द ओरिजिन ऑफ पॉलन ट्यूब। वाइल एंटाइन जो होती है वो इनर लेयर है पॉलन ग्रेन की, थिन होती है, कॉन्टिन्यूअस है। देखिए इसी में देखिए जो ये एग्जाइन है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं दिख रहा है ना, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें जर्म पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो इंटाइन होती है इनर वाली लेयर वो देखिए एकदम कॉन्टिन्यूअस है, थिन है, और किसकी बनी होती है, सेलुलोज एंड पैक्टिन की बनी होती है, ठीक है। ये देखिए मैच्योर पॉलन ग्रेन का सेक्शन आपके सामने है। एग्जाइन आउटर मोस्ट, एंटाइन इनर मोस्ट, जर्म पोर्स दिख रहा है, जर्म पोर्स, ठीक है। और ये जो इसमें न्यूक्लियस होता है, ठीक है, इसमें जो न्यूक्लियस होता है उसको अभी ये हम बताएंगे कि ये 2 टाइप की सेल्स हमने क्यों लिखी है, एक ट्यूब सेल लिखी है, एक जनरेटिव सेल लिखी है ना। तो जो मैच्योर पॉलन ग्रेन्स होता है ना उसमें अगर आप इसका स्ट्रक्चर ध्यान से देखें तो हमने कहा कि ये जो डिसकॉन्टिन्यूअस लेयर दिख रही है दैट इज
एक्साइन, क्या है ये, एक्साइन है। दिस इज एंटाइन। एक्साइन जो होती है वो स्पोरोपोलिनिन की बनी हुई है, ठीक है, किसकी बनी हुई है, स्पोरोपोलिनिन की बनी हुई है। कैसा है ये स्पोरोपोलिनिन, बहुत हार्ड है, ठीक है, कोई एंजाइम ऐसी डिस्कवर नहीं है जो इसको क्या कर सके, डिग्रेड कर सके, ठीक है। एक्साइन, एंटाइन जो है वो किसकी बनी हुई है, सेलुलोज की बनी हुई है और पैक्टिन की बनी हुई है, सेलुलोज और पैक्टिन की बनी हुई है। और ये कैसी है, सॉफ्ट है, कैसी है, सॉफ्ट, कॉन्टिन्यूअस भी है, सॉफ्ट है, ठीक है। एक्साइन में कहीं कहीं जो होता है वो स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट है, तो स्पोरोपोलिनिन मान लीजिए यहाँ से ऐसे दिखा दे, तो स्पोरोपोलिनिन जहाँ पे एब्सेंट है वहीं से अराइज होती है क्या, पोलन ट्यूब, ठीक है। तो मान लीजिए ये दिस इज जर्म पोर, ठीक है। जर्म पोर की खास बात है कि यहाँ पे स्पोरोपोलिनिन जो होगा, स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होगा, स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होगा, ठीक है। और यहां से अराइज होगा क्या, पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब, ठीक है। तो मैच्योर पोलन ग्रेन का अगर स्ट्रक्चर देखें तो उसमें एक्साइन, एंटाइन, जर्म पोर जहां से पोलन ट्यूब अराइज हो रही है, और यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं दो टाइप की सेल, जिसको जो बड़ी सेल होती है, अभी इसको डिटेल में देख रहे हैं, वेजिटेटिव सेल कहते हैं उसको, जो बड़ी सेल है उसको वेजिटेटिव या फिर ट्यूब सेल भी बोलते हैं, ठीक है। और जो छोटी सेल होती है उसको बोलते हैं जनरेटिव सेल, क्या बोलेंगे उसको, जनरेटिव सेल बोलेंगे। तो मैच्योर पोलन ग्रेन्स में एक्साइन, एंटाइन, जर्म पोर दो टाइप की सेल हो गई, ट्यूब सेल्स या वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। तो ये एक पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है, ठीक। अब देखिए मेल गैमेटोफाइट कहा हमने पोलन ग्रेन को, क्यों कहा मेल गैमेटोफाइट, क्योंकि यहाँ पे पोलन ग्रेन्स डेवलप होते हैं, डिवाइड करते हैं टू फॉर्म मेल गैमेट्स, ठीक है। अब देखिए मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, ये माइक्रोस्पोर है, ठीक है। कहा मैंने आपको कि माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन सेम है, कंफ्यूज नहीं होना है इससे, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर कहें या पोलन ग्रेन्स, दोनों बात एक ही है, ठीक है। माइक्रोस्पोर्स है, अब ये माइक्रोस्पोर्स डिवाइड कर रहा है, सबसे पहले ये माइक्रोस्पोर में ये एक न्यूक्लियस देख रहे हैं आप, ठीक है। अब ये डिवीजन होगा, इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, डिवाइड करेगी ये एक सेल पूरी, डिवाइड करेगी टू फॉर्म टू सेल्स, ठीक है। तो ये जो बड़ी वाली है उसको हम क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव सेल, या फिर इसको और क्या बोलते हैं, ट्यूब सेल्स भी बोलते हैं। तो इसके न्यूक्लियस को क्या बोल देंगे, वेजिटेटिव न्यूक्लियस या ट्यूब न्यूक्लियस। जनरेटिव सेल छोटी वाली देख रहे हैं, ये बड़ी है और ये छोटी है, तो ये जनरेटिव सेल्स हो गई, ठीक है, जनरेटिव सेल, और इसका न्यूक्लियस जनरेटिव न्यूक्लियस हो गया। इतना समझ में आया। तो यहाँ पे पहले एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बनेंगे, टू न्यूक्लिएटेड बॉडी हुई, ठीक है, टू सेल्ड हुआ, ठीक है, टू न्यूक्लियस हुआ। अब देखिए क्या होता है, किसी किसी प्लांट्स में, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसमें ये जो जनरेटिव सेल है इसमें दो न्यूक्लियस भी प्रेजेंट हो सकते हैं और एक न्यूक्लियस भी। कहने का मतलब कि पहली बार जब डिवीजन होगा तो ये दो न्यूक्लियस बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक टू न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, टू न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, दो न्यूक्लियस है। उसके बाद क्या होता है, जो ये जनरेटिव न्यूक्लियस है वो डिवाइड कर जाता है टू फॉर्म, डिवाइड कर जाता है, फिर से दो न्यूक्लियस बन गए, तो टोटल यहाँ पे कितने न्यूक्लियस हो गए, 3 न्यूक्लियस। समझ में आया। तो यहाँ पे दो, और फिर जनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड कर जाता है, और फिर कितना बन गए, दो जनरेटिव के बन गए और एक ट्यूब का बन गया, तो टोटल 3 न्यूक्लियस हो गए, ठीक है। तो ये जो जनरेटिव सेल है, ठीक है, जनरेटिव सेल है, इसने डिवाइड किया टू फॉर्म मेल गैमेट। मतलब कह रहे हैं कि एक न्यूक्लियस, पहले ये सेल पूरी डिवाइड हुई दो में, जिसको हमने वेजिटेटिव सेल कहा और जनरेटिव सेल कहा। अब जनरेटिव सेल में फिर से डिवीजन होगा न्यूक्लियस का और दो न्यूक्लियस बन जाते हैं,
ठीक है, वही दो क्या है, 2 मेल गैमेट्स। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स के ही सेल, तो कौन सी सेल पॉलन ग्रेन में डिवाइड कर रही है टू फॉर्म मेल गैमेट्स, जैसे जनरेटिव सेल्स। तो जनरेटिव सेल डिवाइड करी टू फॉर्म 2 मेल गैमेट्स। ये देखिए जनरेटिव सेल डिवाइड कर रही है टू फॉर्म 2 मेल गैमेट्स। ठीक है, और थर्ड वाला जो ट्यूब न्यूक्लियस है, ठीक है, वो आगे ट्यूब न्यूक्लियस, वो क्या होगा, ट्यूब न्यूक्लियस जो होता है वो आगे चल के डीजनरेट कर जाता है, डीजनरेट कर जाता है, साथ ही साथ में ये गाइड भी करता है, डीजनरेट डीजनरेट और ये क्या इसका रोल होता है, गाइड्स करता है, किसको, गाइड्स पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब को गाइड करता है ये। ठीक है, पॉलन ट्यूब को गाइड करता है और बाद में डीजनरेट हो जाता है। तो कितने बचे, 2 ही तो बचे, तो 2 मेल गैमेट्स, 2 मेल गैमेट्स। ठीक है, तो एक माइक्रोस्पोर जब डिवाइड कर रहा है तो कितने मेल गैमेट्स बना रहा है, 2 मेल गैमेट बना रहा है। और ये 2 मेल गैमेट्स किस सेल से बन रहे हैं, पॉलन ग्रेन्स की जनरेटिव सेल से बन रहे हैं। ठीक है, जनरेटिव सेल से बन रहे हैं। पॉलन ग्रेन्स माइक्रोस्पोर डिवाइड कर रहा है 2 सेल में, वेजिटेटिव सेल या फिर ट्यूब सेल, और छोटी वाली को जनरेटिव सेल कहेंगे। और ये जनरेटिव सेल फिर डिवाइड करती है टू फॉर्म 2 मेल गैमेट्स। तो टोटल कितने मेल गैमेट हो गए, 2 मेल गैमेट हो गया। जो थर्ड है ट्यूब न्यूक्लियस, वो क्या करता है, वो गाइड करता है पॉलन ट्यूब को, साथ साथ में वो क्या करता है, डीजनरेट हो जाता है बाद में। ठीक है, इतना समझ में आया। ओके, सो आपसे कोई पूछे कि पॉलन ग्रेन्स सॉरी मेल गैमेट्स कहाँ प्रेजेंट है, तो मेल गैमेट्स की एक्चुअल लोकेशन इज पॉलन ग्रेन्स, मेल गैमेटोफाइट इज अ पॉलन ग्रेन। ठीक है, पॉलन ग्रेन कहाँ प्रेजेंट है, पॉलन सैक के अंदर। पॉलन सैक कहाँ प्रेजेंट है, एंथर्स में, और एंथर्स कहाँ प्रेजेंट है, स्टेमन। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट की, कि कैसे मेल गैमेटोफाइट बना। तो गैमेटोजेनेसिस जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है, उसका फ्लावरिंग प्लांट में सबसे पहला प्रोसेस था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होना है, माइक्रोस्पोरो। और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट थी, डेवलपमेंट होना है किसका किसका, डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, सॉरी डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इसमें क्या था, डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज मैंने एंथर लिख दिया, स्टेमन। ठीक है, एंड्रोशियम, स्टेमन का मतलब एंथर का डेवलपमेंट होगा, और एंथर का डेवलपमेंट होगा, फिर किसका डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट ऑफ पॉलन सैक, डेवलपमेंट ऑफ पॉलन सैक्स। ठीक है, और पॉलन सैक का डेवलपमेंट होगा, फिर किसका होगा, डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स डिवाइड करती हैं टू फॉर्म 2 मेल गैमेट। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का रिजल्ट क्या है, 2 मेल गैमेट्स का बनना। तो टोटल कितनी मेल गैमेट्स बन रही हैं, 2 मेल गैमेट्स बन रही हैं। किससे बन रही हैं, जनरेटिव सेल से बन रही हैं। ठीक है, ओके, मूविंग फॉरवर्ड। अब जो सेकेंड गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होगी, दैट इज मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में माइक्रोस्पोर्स बने, पॉलन ग्रेन्स बना, मेल गैमेट बना। मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या होगा, फीमेल पार्ट का डेवलपमेंट होगा, एग बनेगा। देखिए गाइनीशियम, गाइनीशियम को हमने क्या कहा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज अ गाइनीशियम। ठीक है, इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टल। मतलब कह रहे हैं कि जो गाइनीशियम है उसकी यूनिट क्या थी, कार्पल या फिर पिस्टल था। एक कार्पल भी प्रेजेंट हो सकता है जिसको हम मोनोकार्पलरी बोलते हैं, या एक से ज्यादा कार्पल भी प्रेजेंट हो सकते हैं जिसको हम मल्टी कार्पलरी बोलते हैं। ठीक है,
अब मल्टी कार्पेली पिस्टल में भी, अब ये जब एक से ज्यादा कार्पल हैं तो हो सकता है ये कार्पल आपस में फ्यूज्ड हो सकता है ये आपस में क्या हो, फ्यूज ना हो, फ्री हो। तो इसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, अगर कार्पल्स फ्री हैं एक दूसरे से तो उसको हम एपोकार्पस बोलेंगे, ठीक है। और अगर फ्यूज्ड हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिनकार्पस बोलते हैं, ठीक है। एपोकार्पस, कार्पल्स आर फ्री फ्रॉम ईच अदर, और सिनकार्पस मतलब, सिन मतलब जुड़ना, फ्यूज्ड है, ठीक है, फ्यूज है। अब देखिए जो पिस्टल होता है या फिर जो कार्पल होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है। पहला पार्ट स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल, तीसरा है ओवरी, ठीक है। ये पूरा पिस्टल है, पूरा कार्पल है, ठीक है। तो सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या है, स्टिग्मा है, फिर इसकी जो स्टॉक है उसको स्टाइल बोलेंगे, और फिर जो बल्जिंग पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, ओवरी। इसी ओवरी के अंदर प्रेजेंट है ओव्यूल, ठीक है। समझ रहे हैं स्ट्रक्चर फ्लावर का, सबसे पहले सेपल, ठीक है, सेपल, सेपल सबसे बाहर की लेयर, उसके अंदर से निकले पेटल्स, ठीक है, पेटल्स के अंदर से निकले स्टेमन, फिर सबसे अंदर प्रेजेंट है क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, डायनीशियम, कार्पल, ठीक है। अब उस कार्पल के 3 पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है। उस ओवरी के अंदर प्रेजेंट है ओव्यूल, ठीक है। ये ओवरी ही आगे जब हम डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये ओवरी ही आगे चल के क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है, इससे भी आगे डिस्कस करेंगे। और ये ओव्यूल आगे चल के, समझ रहे हैं, ओवरी फ्रूट है, फ्रूट के अंदर प्रेजेंट है ओव्यूल, और ये ओव्यूल ही आगे चल के क्या बनाता है, सीड बनाता है। समझ में आ रहा है, तो फ्रूट के अंदर ही तो सीड प्रेजेंट है, तो फ्रूट इज ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, और ये ओव्यूल आगे चल के क्या बनाएगा, सीड बनाएगा, ठीक है। इसी पैटर्न से याद रखिएगा, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड देन गाइनीशियम, ठीक है। तो 3 पार्ट स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी हो गए, ठीक। अब देखिए ओव्यूल, ओव्यूल इज द मेन पार्ट। ओवरी हैज अ ओवेरियन कैविटी, जो ओवरी होती है उसमें एक ओवेरियन कैविटी प्रेजेंट होती है, और ये जो ओवेरियन कैविटी होती है ना, ये हो सकता है एक लॉक्यूल्स हो, उसमें एक चैम्बर हो, या हो सकता है बहुत सारे चैम्बर हो, ठीक है। तो एक चैम्बर होता है या बहुत सारे चैम्बर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। और इसमें इस ओवेरियन कैविटी में प्रेजेंट होता है एक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा, क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं। और इसी प्लेसेंटा पे, अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द मेगा स्पोरेंजिया, ठीक है। और ये मेगा स्पोरेंजिया को हम क्या कहेंगे, ओव्यूल्स कहेंगे। माइक्रोस्पोरेंजिया पोलन सैक, मेगा स्पोरेंजिया ओव्यूल्स, ठीक है। अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द मेगा स्पोरेंजिया कॉल्ड एज ओव्यूल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी है, ओवेरियन कैविटी पे प्रेजेंट है एक स्ट्रक्चर जिसको प्लेसेंटा बोलते हैं, और इसी प्लेसेंटा पे अटैच्ड होते हैं ओव्यूल्स, ठीक है। एंड ओवरी में हैव अ सिंगल ओव्यूल, एक ओवरी के अंदर एक ओव्यूल भी हो सकता है, मतलब एक ओव्यूल ऐसे समझिए एक सीड, तो मैंगो के अंदर एक ही सीड होती है ना, तो मैंगो इज एन एग्जांपल ऑफ सिंगल ओव्यूल, ठीक है। और आप बहुत सारे सीड्स हो सकते हैं, जैसे पपाया हो गया, वाटरमेलन हो गया, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए एक टिपिकल ओव्यूल के स्ट्रक्चर की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इससे। एक टिपिकल, अगर आप ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखें तो ये एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। हमने क्या कहा कि किसी पिस्टल या कार्पल की अगर बात करें तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है, बहुत बड़ा बन गया ये, इस ये, ठीक है। दिस इज स्टिग्मा, ठीक है, मिडिल पार्ट इज स्टाइल, दिस इज ओवरी, इस ओवरी के अंदर हम ऐसे ही बना देते हैं, यहाँ प्रेजेंट है ओव्यूल, ठीक है। ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल। अब ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर हमने इसे सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसे बना दिया है। अब ओव्यूल का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देखेंगे। ओव्यूल में देखिए दो, पहले तो देखिए 2 पॉइंट्स होते हैं, 2 पॉइंट्स, ठीक है। एक होता है, 2 पोल्स हैं, सॉरी, एक होता है चलेजल पोल, ठीक है, चलेजल पोल, और एक होता है माइक्रोपाइलर पोल, ठीक है। चलेजल पोल एंड माइक्रोपाइलर पोल, ठीक है। इसके बाद इसकी जो वॉल्स होती हैं उसको हम बोलेंगे, जो ओव्यूल्स की जो वॉल्स होती हैं ना उसको इंटेगुमेंट्स बोलते हैं, वॉल,
वॉल्स ऑफ ओव्यूल, ठीक है, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है। तो उसी तरह आउटर इंटेगुमेंट, मिडल इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, ठीक है, तो ये वॉल्स हो गए, ठीक है। और इन ये जो इंटेगुमेंट्स हैं, अभी इसको डिटेल में देख रहे हैं, ठीक है, इंटेगुमेंट्स हैं, इन इंटेगुमेंट्स के बीच बीच में जो सेल्स प्रेजेंट है ना, ठीक है, ये जो सेल्स देख रहे हैं, या फिर आप देखिए ये आउटर इंटेगुमेंट्स हो गया, इनर इंटेगुमेंट्स हो गया, इस इंटेगुमेंट्स के अंदर और ये जो बीच का स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, एम्ब्रियो सैक, वेरी इंपॉर्टेंट, इसी एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रेजेंट है एग, इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। क्या बोलेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, समझ रहे हैं। तो ये ओव्यूल के अंदर दो पोल्स हैं, चलेजल पोल, माइक्रोपाइलर पोल, ओपनिंग जो है वो माइक्रोपाइलर पोल है, ठीक है। इसकी जो वॉल्स होती हैं इसको हम इंटेगुमेंट्स बोल रहे हैं, आउटर इंटेगुमेंट्स, मिडल भी होता है, किसी किसी में नहीं होता है, इनर इंटेगुमेंट्स, और ये बीच का जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियो सैक, ठीक है। ये एम्ब्रियो सैक में ही एग प्रेजेंट है, फीमेल गैमेट प्रेजेंट है, इसलिए इसको फीमेल गैमेटोफाइट बोल रहे हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर जो सेल्स होती हैं उसको हम बोलते हैं न्यूसिलस, क्या बोलेंगे, न्यूसिलस। तो मास ऑफ होमोजेनस सेल्स होती हैं ये भी, उनको हम क्या बोलेंगे, न्यूसिलस बोलते हैं, ठीक है। नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं ये भी, ठीक है। तो ये एक ओव्यूल की अगर आपसे पूछे कि ओव्यूल के में क्या क्या प्रेजेंट है, क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो देखते हैं। फ्यूनिकल, सबसे पहले जो स्टॉक थी ना, ये जो स्टॉक ऑफ द ओव्यूल होता है, ये देख रहे हैं ना, ये स्टॉक जो है इसको हम क्या बोलेंगे, फ्यूनिकल बोलेंगे, स्टॉक को क्या बोलेंगे, फ्यूनिकल। तो द फ्यूनिकल इज द स्टॉक ऑफ द ओव्यूल बाय विच इट रिमेन्स अटैच्ड टू प्लेसेंटा। हमने बात करी थी ओवरी के अंदर एक ओवेरियन कैविटी है, ओवेरियन कैविटी पे प्रेजेंट है प्लेसेंटा, उस प्लेसेंटा के ऊपर प्रेजेंट है क्या, ओव्यूल। तो जो फ्यूनिकल है वो ओव्यूल का जो स्टॉक है उसको हम फ्यूनिकल बोल रहे हैं, जो प्लेसेंटा से अटैच्ड होगा, ठीक है। फिर आता है हाइलम। हाइलम क्या है, इट इज द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच का जो जंक्शन है, देखिए ये स्टॉक हो गई जिसको हमने बोला फ्यूनिकल, ठीक है। अब ये फिर आया हाइलम, तो फ्यूनिकल और ये मेन पार्ट ओव्यूल तो यहाँ से स्टार्ट हुआ ना, तो ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच का जो पॉइंट आ रहा है, जंक्शन आ रहा है, जहाँ पे ओव्यूल और फ्यूनिकल मीट कर रहे हैं, उसको हम हाइलम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हाइलम बोलेंगे, ठीक है। फिर आता है इंटेगुमेंट्स, बताया मैंने आपको, तो वन और मोर प्रोटेक्टिव एनवेलप्स सराउंडिंग द बॉडी ऑफ द ओव्यूल, ओव्यूल की बॉडी को सराउंड कर रही है जो वॉल, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेगुमेंट बोलते हैं, ठीक है। फिर माइक्रोपाइल, द पोर और पैसेज, पैसेज होगा, द पोर और पैसेज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द ओव्यूल वेयर द इंटेगुमेंट इज एब्सेंट, ठीक है। जो पोल प्रेजेंट है, जो माइक्रोपाइलर क्या है, वो पैसेज है, अभी आगे आपको पढ़ाऊंगी जब मैं, तो उसमें देखिए जो पोलन ट्यूब होता है वो इसी माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर करता है एम्ब्रियो सैक में। तो ये वो पोर है या पैसेज है एट द टिप ऑफ द ओव्यूल वेयर द इंटेगुमेंट इज एब्सेंट, इंटेगुमेंट नहीं होता, ये समझिए होल टाइप का समझ लीजिए, ठीक है। वहां से पोलन ट्यूब क्या करती है, एंटर करती है, ठीक है। फिर चैलेजल एंड, अपोजिट टू माइक्रोपाइलर एंड एक एंड प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, चैलेजल। तो जो ओव्यूल के टिप पे जो एंड है उसको माइक्रोपाइल बोलेंगे, ओव्यूल की बेस पे जो एंड है उसको क्या बोलेंगे, चैलेजल एंड बोलेंगे। न्यूसिलस, द पैरेनकाइमेटस, पैरेनकाइमेटस मास ऑफ टिश्यू enclosed within the integuments and forms the body of the ovule। जो न्यूसिलस होती है वो पैरेनकाइमेटस नेचर की है, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक नहीं है, ठीक है, पैरेनकाइमेटस है, पढ़ा है ना, पैरेनकाइमा, कॉलोनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, सिंपल परमानेंट टिश्यूज के टाइप में, है ना। तो पैरेनकाइमेटस मास ऑफ टिश्यू enclosed within the integuments and forms the body of the ovule। तो न्यूसिलस जो होता है वो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, तो कितना है उसके हिसाब से दो टाइप के ओव्यूल्स को कर दिया गया है। क्रेसी न्यूसिलेट ओव्यूल, द न्यूसिलियस इज वेल डेवलप्ड, अगर बहुत अच्छे से न्यूसिलियस पूरे की तरह वेल डेवलप्ड है तो उसको हम क्रेसी न्यूसिलेट बोलते हैं, और अगर न्यूसिलस जो है वो पुअरली डेवलप्ड है तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेनी न्यूसिलेट बोलते हैं। टर्मिनोलॉजीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, एम्ब्रियो सैक। It is also called the female gametophyte. An ovule generally has a single embryo sac formed from a megaspore। एक ओव्यूल में जनरली एक ही एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है, ठीक है।
पूरा डिटेल में एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर अभी देखेंगे कि कैसे बनता है। तो ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। अब ये जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर होता है, जो शेप है, पहले तो हमने देखा कि न्यूक्लियस न्यूसिलस के बेसिस पे दो टाइप के हो सकते हैं ओव्यूल, क्रेसी न्यूसिलेट और टेनी न्यूसिलेट। अगर न्यूसिलस वेल डेवलप्ड है तो उसको हम क्रेसी न्यूसिलेट बोल रहे हैं, अगर न्यूसिलस पुअरली डेवलप्ड है तो उसको हम टेनी न्यूसिलेट बोल रहे हैं। अब एक और टाइप आता है कि अगर हम इंटेगुमेंट्स की बात करें तो अगर सिंगल इंटेगुमेंट्स प्रेजेंट है तो यूनिटेज्मिक बोल देते हैं, दो प्रेजेंट है तो बाय, और एक भी नहीं प्रेजेंट है तो एटेज्मिक, ठीक है। तो इंटेगुमेंट्स के बेसिस पे हो गया, ठीक है। और टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स की अगर बात करें तो ये कुछ टाइप्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखेंगे एक एक करके। ऑर्थोट्रोपस सबसे पहला है, ऑर्थोट्रोपस। In this type of ovule, the micropyle is at the distal end and the micropyle, the funicle and the chalazial lines in one straight line. क्या कह रहे हैं कि ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल कैसा दिखता है, मतलब इनका शेप कैसा है, उसके बेसिस पे ये ओव्यूल्स क्लासिफाइड किया गया है। तो जो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल है, इसका डायग्राम से इसको समझिए, ये देखिए ऑर्थोट्रोपस, तीनों चीज, हाइलम, माइक्रोपाइल, फ्यूनिकल और हाइलम, ठीक है। माइक्रोपाइल, फ्यूनिकल, चलेजल एंड, सॉरी, माइक्रोपाइल, जो माइक्रोपाइल, चलेजल एंड फ्यूनिकल एंड, ये तीनों की तीनों जो हैं, ये क्या है, ये स्ट्रेट लाइन में आ गए। तो इस टाइप की ओव्यूल को हम क्या बोलेंगे, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल बोल रहे हैं, ठीक है। और जो मोस्ट कॉमन ओव्यूल का टाइप होता है दैट इज एनोट्रोपस। समझ में, ऑर्थोट्रोपस शेप से समझिए, डायग्राम से समझिए, ठीक है। एनाट्रोपस जो है, द बॉडी ऑफ द ओव्यूल बिकम्स कंप्लीटली इन्वर्टेड, और ऑर्थोट्रोपस का जस्ट उल्टा, कंप्लीटली इन्वर्टेड, so that the micropyle and funicles come to lie very close to each other, and this is a common type of ovule. Generally जो ovule देखने को मिलता है that is एनाट्रोपस ओव्यूल, जो अभी हमने पढ़ा है एनाट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस में क्या देखा हमने कि तीनों एक ही लाइन में लाई कर गए, और एनाट्रोपस इन्वर्टेड हो जाता है। इन्वर्टेड होने का मतलब जो माइक्रोपाइल है और जो फ्यूनिकल है वो बहुत पास आ गए, क्लोजली एकदम पास है ना, देख रहे हैं, यही तो है माइक्रोपाइलर एंड, दोनों एकदम पास है, तो दिस इज ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। देखिए दिस इज एनाट्रोपस, तीनों एक लाइन में है, ठीक है। अब देखिए हेमियाट्रोपस क्या होता है, हेमियाट्रोपस, इन दिस द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज प्लेस्ड ट्रांसवर्सली एंड एट राइट एंगल्स टू द फ्यूनिकल, दोनों के बीच में फ्यूनिकल और पूरी ओव्यूल की जो बॉडी है उस पर राइट एंगल बन जाता है, तो दिस इज हेमियाट्रोपस, ठीक है। देखिए ये हेमियाट्रोपस, राइट एंगल बन रहा है, दिस इज फ्यूनिकल, दिस इज माइक्रोपाइलर एंड, कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री, है ना। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ हेमियाट्रोपस। मोस्ट कॉमन इज एनाट्रोपस, जो जनरली देखने को मिलता है, ठीक है। ये हेमियाट्रोपस, बाकी सब कहीं कहीं देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल्स दिए हैं ना, ये फैमिलीज के एग्जाम्पल हैं, पर्टिकुलर फ्लावर किस फैमिली को बिलोंग करता है उसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। हेमियाट्रोपस हो गया, तीन हो गए। फोर्थ देखिए कैमीपाइलोट्रोपस, द बॉडी ऑफ द ओव्यूल एट द माइक्रोपाइलर एंड इज कर्व्ड एंड मोर और लेस बीन शेप्ड के होते हैं, ठीक है। एम्ब्रियो सैक जो होता है वो स्लाइटली कर्व्ड हो जाएगा। ऑल द थ्री, हाइलम, माइक्रोपाइल एंड चलेजा आर एडजेसेंट टू वन अनदर विद द माइक्रोपाइलर ओरिएंटेड टुवर्ड्स द प्लेसेंटा। कैमिलोट्रोपस में क्या बोल रहे हैं कि एम्ब्रियो सैक जो है वो इन्वर्टेड हो गया है, ठीक है। कैसा हो गया, इन्वर्टेड हो गया है, तो दिस इज कैमिलोट्रोपस, ठीक है। फिर देखिए एम्फीट्रोपस, द डिस्टेंस बिटवीन हाइलम एंड चलेजा इज लेस, बीन शेप के दिख रहे थे ना कैम्पिलोट्रोपस, और क्या था, एम्ब्रियो सैक स्लाइटली कर्व हो गया। फिर एम्फीट्रोपस में दोनों के बीच, हाइलम और चलेजा के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है। द कर्वेचर ऑफ द ओव्यूल्स लीड्स टू हॉर्स शू शेप न्यूसिलस, वेरी इंपॉर्टेंट, कैसा न्यूसिलस देखने को मिलता है, हॉर्स शू शेप्ड, ठीक है, देखने को मिलता है। देखिए एम्फिलो हॉर्स शू शेप न्यूसिलस, जो न्यूसिलस है वो कैसा है, देखिए हॉर्स शू शेप, देख रहे हैं, हॉर्स शू शेप न्यूसिलस, ठीक है। एम्ब्रियो सैक देखिए कैसे कंप्लीटली इन्वर्टेड हो गया है, ठीक है। इसमें सॉरी इन्वर्टेड तो इसमें है, इसमें जो न्यूसिलस है वो हॉर्स शू शेप का हो गया है, एम्फीट्रोपस, ठीक है। फिर देखिए सर्सिनोट्रोपस लास्ट, फ्यूनिकल्स इज वेरी लॉन्ग एंड सराउंड्स द ओव्यूल, इतना बड़ा हो जाता है कि पूरे ओव्यूल को क्या कर देता है, सराउंड कर देता है। तो
ये टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स हैं। सबसे कॉमन है एनाट्रोपस, जिसे याद रखिएगा, ठीक है। ऑर्थोट्रोपस, स्ट्रेट लाइन में तीनों आ गए। एनाट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस में, एनाट्रोपस में देखिए, ये देखिए यहाँ माइक्रोपाइलर और ये फिनिकल कितने पास हैं दोनों, ठीक है। हेमी एनाट्रोपस में राइट एंगल डिग्री बना रहे। कैम्पिलोट्रोपस की बात ये है कि कैम्पिलोट्रोपस में एक तो फ्यूनिकल बहुत दूर हो जाता है, ठीक है, हाइलम से, और साथ साथ में एम्ब्रियो जो है वो इन्वर्टेड हो गया है और इसमें बीन शेप्ड का स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। एम्फीट्रोपस में जो न्यूसिलस है वो हॉर्स शू शेप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, हॉर्स शू शेप का स्ट्रक्चर है। और सर्सिनोट्रोपस में क्या पढ़ा हमने, फ्यूनिकल इतना बड़ा हो जाता है कि ये पूरे ओव्यूल को क्या कर लेता है, कवर्ड कर लेता है। तो ये टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स हो गए। न्यूसिलस के बेसिस पे दो टाइप के, क्रेसी न्यूसिलेट अगर न्यूसिलस वेल डेवलप्ड है, टेनी न्यूसिलेट अगर न्यूक्लियस पुअरली डेवलप्ड है। इंटेगुमेंट्स के बेसिस पे कि एक इंटेगुमेंट प्रेजेंट है तो यूनिटेगमिक, दो प्रेजेंट है तो बायटेगमिक, और एक भी नहीं प्रेजेंट है तो एटेगमिक। और शेप की बेसिस पे अगर आप बात करें तो 6 टाइप के ओव्यूल्स होते हैं। ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस, कैम्फिलोट्रोपस, एम्फीट्रोपस एंड सर्सिनोट्रोपस। जो ज्यादातर देखने को मिलता है वो कौन सा है, एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए मेगा स्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था हमने, उसी तरीके से मेगा स्पोरोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर्स फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है। मेगा स्पोर मदर सेल इज लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। अभी डायग्राम देखेंगे। The megaspore mother cell undergoes meiosis and forms a linear tetrad of 4 haploid megaspores. Linear tetrad of 4 haploid megaspore, out of which one remains functional और बाकी जो होते हैं वो degenerate कर जाते हैं, ठीक है। As the megaspore develops and begins to function, its nucleus undergoes mitosis and splits into 8 haploid nuclei. Megasporogenesis produce a structure known as embryo sac or female gametophyte. Female मेगा गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट, ये डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। मोनोस्पोरिक ये भी बताते हैं। देखिए ने कहा कि मेगा स्पोर मदर सेल्स हैं, ठीक है। एक मेगा स्पोर मदर सेल डिवाइड कर रही है टू, देखिए मियोसिस हो रहा है सबसे पहले, मियोसिस 1, ठीक है। क्या हुआ, मियोसिस 1 होगा। ये लिखा हमने कि मेगा स्पोर जो हो रही हैं, मेगास्पोर मदर सेल्स अंडरगोज मियोसिस। मेगास्पोर जो मदर सेल्स प्रेजेंट है ओव्यूल के अंदर, ठीक है, वो क्या करेंगी, डिवाइड करेंगी, ठीक है, टू फॉर्म व्हाट, टू फॉर्म मेगास्पोर्स। तो जो मेगास्पोर्स की मेगा, जैसे वहां माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स थी, स्पोरो प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यूज, वही प्राइमरी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बना रहे थे। इसमें भी ओव्यूल्स के अंदर सेल्स प्रेजेंट है स्पोरोजेनस, वो क्या बनाएंगी, वो मेगास्पोर मदर सेल्स बनाएंगी, ठीक है। तो जो मेगास्पोर मदर सेल्स बन रही, मेगास्पोर मदर सेल्स है उनका वो कैसी हैं, 2n की होंगी, ध्यान से समझिएगा, 2n होंगी। मियोसिस 1 होगा सबसे पहले, सॉरी मियोसिस 1 और 2 दोनों हो गए, तभी तो 4 सेल्स बने। तो मियोसिस 1 भी होगा, फिर 2 होगा, ठीक है। तो मेगास्पोर मदर सेल्स डिवाइड कर रही है, मियोटिकली डिवीजन हो रहा है, रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है, तो टोटल रिजल्ट जो मिलता है मियोसिस से वो कितना होता है, 4 डॉटर सेल्स बनती हैं। तो 4 हेप्लॉइड मेगास्पोर्स बने, कितने बने, 4 हेप्लॉइड मेगास्पोर्स बने। सबकी प्लॉइड डी क्या होगी, हेप्लॉइड होगी, nn होगा, क्योंकि मियोसिस से हेप्लॉइड बनते हैं, ठीक है। तो 4, एक मदर सेल्स डिवाइड करके 4 हेप्लॉइड मेगास्पोर्स बनाएगी, जिसमें से क्या होता है, 3 जो होती हैं वो डीजनरेट कर जाती हैं, एक जो होती है वो फंक्शनल रहती है। अब ये जो 3 डीजनरेट करी, लिखा ना, आउट ऑफ विच वन, देखिए द मेगास्पोर मदर सेल्स अंडरगोज मियोसिस एंड फॉर्म्स लीनियर टेट्राड। क्या बनाएगी, लीनियर टेट्राड स्ट्रक्चर, लीनियर बन रहा है, ठीक है, लीनियर टेट्राड, लीनियर टेट्राड स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, और 4 हेप्लॉइड मेगास्पोर्स, और जिसमें से एक फंक्शनल रहेगी, जो चैलेजल एंड है वो वाला जो मेगास्पोर होगा वो फंक्शनल रहेगा, बाकी तीनों जो है माइक्रोपाइलर एंड वाले वो डीजनरेट कर जाएंगे, बिल्कुल सही। एक फंक्शनल है चैलेजल एंड का, ठीक है, कौन से वाले एंड का, चैलेजल एंड का फंक्शनल है,
चलेजल एंड, और बाकी तीनों जो हैं ये माइक्रोपाइलर एंड वाले, माइक्रोपाइलर एंड वाले वो क्या हो जाएंगे, वो डीजनरेट कर जाएंगे। तो एक मेगास्पोर फंक्शनल रहा, ठीक है। अब देखिए जब एक मेगास्पोर फंक्शनल होता है और एक मेगास्पोर से डेवलपमेंट होता है फीमेल गैमेटोफाइट का, ऐसे डेवलपमेंट को हम बोलेंगे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या बोलेंगे, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। द मेथड बाय विच एन एम्ब्रियो सैक ग्रोथ फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इज नोन एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट समझ में आया। एक मेगास्पोर मदर सेल्स डिवाइड हुई, 4 मेगास्पोर्स बने, जिसमें से 3 क्या हो जाते हैं, डीजनरेट, और एक बचता है फंक्शनल। अब उस एक फंक्शनल मेगास्पोर से पूरा एम्ब्रियो सैक बनेगा। ऐसे टाइप की डेवलपमेंट को हम बोलेंगे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। Several different types of known angiosperms embryo sacs are categorized based on the number of megaspores nuclei in. कह रहे हैं कि बहुत सारे और भी टाइप के होते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट, बट जो सबसे ज्यादा पाया जाता है, मेजॉरिटी में पाया जाता है, दैट इज मोनोस्पोरिक। और ज्यादातर एंजियोस्पर्म्स के जो प्लांट्स है उसमें मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट पाया जाता है, इसलिए मोनोस्पोरिक पे फोकस किया गया है, ठीक है। एनसीईआरटी में भी मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट के बारे में ही दिया है, ठीक है। So the two nucleate embryo sac is formed when the two nuclei that remains after the functioning megaspore nucleus splits during mitosis move to opposite. कह रहे हैं अब देखिए जो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होगा, अब ये मेगास्पोर जो है हैप्लॉइड है, ये सबसे पहले डिवाइड करेगा, माइटोटिकली डिवाइड करेगा, ठीक है। एक न्यूक्लियस जब पहली बार डिवाइड करेगी तो कितने बनेंगे, ये देखिए ये एक मेगास्पोर है, ठीक है। फंक्शनल वाले मेगास्पोर की बात हो रही है। माइटोसिस डिवीजन हुआ, 2 न्यूक्लियस बने, 2 न्यूक्लियाई बना, वही कहानी लिखी है उसमें, 2 न्यूक्लियाई बना। फिर इसमें माइटोटिक डिवीजन सेकेंड हुआ, कितने बने, 4 न्यूक्लियस बने, ठीक है। सब हैप्लॉइड होंगे, 4 न्यूक्लियस बने। फिर थर्ड माइटोटिक डिवीजन होगा जिसमें कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे, 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे, 8 न्यूक्लियस बनेंगे, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे कि एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक में टोटल कितने न्यूक्लियस बनते हैं, तो टोटल 8 न्यूक्लियस बनेंगे, ठीक है। 3 बार माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, 1 बार मियोसिस डिवीजन हो रहा है, ठीक है। 1 मियोसिस डिवीजन, कंप्लीट मियोसिस, 1 मियोसिस और 3 माइटोसिस डिवीजन मिल करके एम्ब्रियो सैक बना रहे हैं 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल। अभी इसको डिटेल में देखते हैं कि 8 न्यूक्लियस और 7 सेल क्या है। तो जो लास्ट में एम्ब्रियो सैक बन रहा है मेगास्पोरोजेनेसिस से, वो एक मेगास्पोर से बन रहा है, तो मोनोस्पोरिक। साथ साथ में कितने टोटल न्यूक्लियस बन रहे हैं, 8 न्यूक्लियस और 7 सेल। अब देखिए जो ये 8 न्यूक्लियस है वो कैसे अरेंज होते हैं एम्ब्रियो सैक में, ठीक है, वो देखेंगे। ये यहाँ पे यही लिखा है, following the 8 nucleated stage cell walls starts to form resulting in the creation of typical female gametophyte और embryo sac। पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा ना, तो कैरियोकाइनेसिस हो रही है ना, न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, उसके बाद ही तो सेल वॉल डिवाइड करेगी, साइटोकाइनेसिस होगा। तो वही लिखा है, फॉलोइंग द 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज सेल वॉल्स स्टार्ट्स टू फॉर्म, सेल वॉल बनेगा। तो पहले कैरियोकाइनेसिस हो जाएगी, उसके बाद ही तो साइटोकाइनेसिस होती है। तो पहले 8 न्यूक्लियस बन गए, अब 8 न्यूक्लियस बनने के बाद साइटोकाइनेसिस होगा, तो टोटल 7 सेल्ड बनती है उस एम्ब्रियो सैक में। अब देखते हैं इनकी पोजीशंस क्या क्या है। देखिए ऑर्गेनाइजेशन देखें, पहले ऑर्गेनाइजेशन देखिए एम्ब्रियो सैक का। तो इसमें ऑर्गेनाइज कैसे हुए, 8 न्यूक्लियस जो बन रहा है वो कैसे बन रहा है, उसमें से 3 जो न्यूक्लियस होते हैं वो यहाँ चले गए, एंटीपोडल सेल्स बना लेते हैं चलेजल एंड में 1 2 3, ठीक है। तो 3 सेल हो गई और 3 न्यूक्लियस यहाँ पे चले गए, ठीक है। जो इसका माइक्रोपाइलर एंड होता है उसमें से 2 न्यूक्लियस क्या बना लेते हैं, सिनर्जिस बना लेते हैं, 2 न्यूक्लियस सिनर्जिस। तो 3 + 2 5 ये हो गया। एक ने क्या बना लिया, एग बना लिया, वो क्या हो गया, एक ने एग बना लिया, तो यहाँ पे एक न्यूक्लियस हो गया, 6 हो गए, ठीक है। बाकी जो 2 बचते हैं वो क्या बना लेते हैं, पोलर न्यूक्लियस बना लेते हैं। तो टोटल 8 न्यूक्लियस का डिस्ट्रीब्यूशन ये हुआ कि माइक्रोपाइलर एंड पे 2 ने सिनर्जिस बना लिया, एक ने एग बना लिया, 3 ने एंटीपोडल न्यूक्लियस बना लिया, ठीक है। तो ये 8 न्यूक्लियस के डिस्ट्रीब्यूशन हो गए।
कौन सा किस एंड पे है? चलेजल एंड पे एंटीपोडल सेल्स, माइक्रोपाइलर एंड पे सिनर्जिड्स है, और क्या है? सिनर्जिड्स और एग हैं, ठीक है। सिनर्जिड्स और एग आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है, दोनों ये जुड़े होते हैं, ठीक है। तो देखिए एक सेल क्या हो गई? एक सिनर्जिड्स, ध्यान से देखिएगा, एक सिनर्जिड्स, दो सिनर्जिड्स की सेल, दो सेल, एक एग की सेल, तीन सेल, 4, 5, 6, ठीक है, और एक ये बड़ी सी सेल जिसको हमने क्या कह दिया? सेंट्रल सेल। तो टोटल 7 सेल्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है एम्ब्रियो सैक का। तो एम्ब्रियो सैक कितने सेल्ड और कितने न्यूक्लिएटेड है? 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। इसकी पोजीशंस ये सब हो गई, ठीक है। एंटीपोडल सेल्स कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे। कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे, ठीक है, तीनों ही हैप्लॉइड होंगे। सिनर्जिड्स जो होती हैं, सिनर्जिड्स होगा, सिनर्जिड्स जो होती हैं वो भी हैप्लॉइड होती हैं। टोटल इनके नंबर 2 होते हैं, ठीक है। एग फीमेल गैमेट, एग एंड हैप्लॉइड होगी। सेंट्रल सेल जो होता है उसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। कितने होते हैं? 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है, 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। ये पोलर न्यूक्लियाई आपस में जब फ्यूज कर जाएंगे N+N, तब एक स्ट्रक्चर बनाएंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, वो आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। इतना समझ में आया? तो ये एम्ब्रियो सैक का ये स्ट्रक्चर है, ये पोजीशंस है। अब देख लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक। सिनर्जिड्स को हम हेल्पर सेल्स भी बोलते हैं, या इसको हम कोऑपरेटिव सेल्स बोलेंगे, और ये कहाँ प्रेजेंट है? माइक्रोपाइलर एंड पे। दीज सेल्स आर जनरली प्रेजेंट नियर माइक्रोपाइलर एंड and they are characterized by the presence of a filiform apparatus, very important। filiform apparatus present होता है, finger like projections present हैं, ठीक है। यहाँ पे देखा आपने कि finger like projection, इसको filiform apparatus बोलते हैं। क्या बोलते हैं? filiform apparatus, जो गाइड करते हैं, डायरेक्ट्स द pollen tube growth, pollen tube के ग्रोथ को अंदर एम्ब्रियो सैक में आने के लिए गाइड करते हैं। कौन? filiform apparatus, ठीक है। फिर आते हैं एग। Egg is present at the micropylar end and plasmodesmata connection is। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है? जो दो सेल को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है, ऐसा स्ट्रक्चर। तो सिनर्जिस और एग आपस में जुड़े होते हैं, किससे? प्लाज्मोडेस्माटा से। फिर आता है एंटीपोडल और वेजिटेटिव सेल्स। दीज आर वेजिटेटिव सेल्स ऑफ एम्ब्रियो सैक एंड इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स देयर आर 3 एंटीपोडल सेल्स। 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं और ये डीजनरेट कर जाते हैं आगे वैसे, ठीक है। इनका कोई ऐसा फंक्शनल रोल नहीं है। सेंट्रल सेल जो सबसे बड़ी सेल है, लार्जेस्ट सेल है सेंटर में, उसको हम क्या बोलेंगे? सेंट्रल सेल। एंड इट इनिशियली कंटेन्स 2 पोलर न्यूक्लियाई। बताया 2 न्यूक्लियाई हैं, पोलर न्यूक्लियाई जिसको बोलते हैं, विच इज फ्यूज just before fertilization to form a secondary nucleus। फर्टिलाइजेशन होने से पहले ये दोनों आपस में फ्यूज करके सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेते हैं, जिसको हम 2N कहेंगे, ठीक है। फर्टिलाइजेशन जब पढ़ाएंगे तब इनका रोल बताएंगे, ठीक है। 2N बना लेते हैं। तो जो ये एम्ब्रियो सैक में सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, क्या क्या सेल्स प्रेजेंट है, कौन सी माइक्रोपाइलर पे है, कौन सी चलेजल एंड पे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। ये एक एम्ब्रियो सैक है। इस एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट कैसा है? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट है। मोनोस्पोरिक इसलिए है क्योंकि इसमें जो एक मेगा स्पोर मदर सेल्स है वो मियोटिक डिवीजन करके 4 मेगा स्पोर्स बना रहे हैं। 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर्स बनते हैं, जिसमें से 3 डीजनरेट कर जाते हैं और एक आगे जाता है, एक फंक्शनल रोल प्ले करता है, इसलिए इसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कह रहे हैं, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक फ्रॉम सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। और लास्ट में जो एम्ब्रियो सैक बन रहा है या फीमेल गैमेटोफाइट बन रही है, वो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो गैमेट जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है उसका जो प्रोसेस था, पहला डेवलपमेंट ऑफ स्टेमन एंड डेवलपमेंट ऑफ कार्पल्स। तो स्टेमन का डेवलपमेंट हुआ तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हुआ, मेल गैमेट बना। फीमेल का जब डेवलपमेंट हुआ, पिस्टल या कार्पल का जब डेवलपमेंट हुआ तो मेगा स्पोरोजेनेसिस हुआ, और फाइनली एक स्ट्रक्चर बना जिसको हमने एम्ब्रियो सैक कहा, फीमेल गैमेटोफाइट कहा, जिसमें एग प्रेजेंट है, ठीक है। आगे फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या है, ये हम आगे के सेशन में डिस्कस करेंगे। इसको एंड करते हैं यहाँ पे। डिफरेंशिएशन देख लेते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस के बीच का डिफरेंशिएशन देखते हैं। देखिए, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर।
हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम अ डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, किससे? मियोसिस से। इसको हम क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होगा? मेगास्पोर्स का बनना, ठीक है। द अरेंजमेंट अगर देखें तो अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर्स इन अ टेट्राड इज टेट्राहेड्रल। कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। माइक्रोस्पोर्स टेट्राड्स बने थे ना, बताया था आप लोगों को माइक्रोस्पोर्स टेट्राड्स, माइक्रोस्पोर्स टेट्राड। तो ये जो माइक्रोस्पोर्स टेट्राड होते हैं ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है इनका। जो ये यहाँ पे जैसे लीनियर अरेंजमेंट था ना, यहाँ पे कैसा था? लीनियर अरेंजमेंट था, देखा था ना हमने। लीनियर अरेंजमेंट है ना, लीनियर टेट्राड बन रहे हैं, वहां पे टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है, ठीक है। टेट्राड्स का डेवलपमेंट कैसा होता है? अरेंजमेंट सॉरी कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। और यहाँ पे मेगास्पोर्स का अरेंजमेंट कैसा है? लीनियर है, ठीक है। ऑल 4 माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस बाय माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आर फंक्शनल। 4 माइक्रोस्पोर्स बन रहे थे वहां पे भी, और चारों के चारों माइक्रोस्पोर्स फंक्शनल होते हैं। वही माइक्रोस्पोर्स आगे मेच्योर करते हैं, डेवलप करते हैं टू फॉर्म पोलन ग्रेन्स। बहुत सारे पोलन ग्रेन्स बनते हैं, ठीक है, बहुत सारे पोलन ग्रेन्स बनते हैं। और यहाँ पे सिर्फ एक ओनली 1 मेगास्पोर आउट ऑफ 4 मेगास्पोर्स प्रोड्यूस बाय मेगास्पोरोजेनेसिस इज फंक्शनल, ठीक है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अकर्स इनसाइड पोलन सैक, और ये कहाँ होता है? इनसाइड ओव्यूल, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस पोलेंस, मेगास्पोर्स प्रोड्यूस एम्ब्रियो सैक। क्या प्रोड्यूस करते हैं? एम्ब्रियो सैक। तो ये डिफरेंशिएशन था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस में। तो हमने पढ़ा कि फर्टिलाइजेशन होने से पहले जो प्रोसेस हमने पढ़े थे क्या था? कि गैमेटोजेनेसिस होना जरूरी है। तो भाई हमने पढ़ लिया कि गैमेटोजेनेसिस हो गई, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो गई, ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो गई, ठीक है, मेल गैमेट बन गया, ठीक है, फीमेल गैमेट भी बन गया, मेगास्पोरोजेनेसिस हो गई, गैमेटोजेनेसिस हो गई, ठीक है। अब गैमेट का ट्रांसफर कैसे होगा, ठीक है, ये पढ़ेंगे आगे कि गैमेट्स कैसे जाएंगी ना भैया, मेल और फीमेल। मेल गैमेट तो बनी है पॉलन साक के अंदर, पॉलन ग्रेन्स डिवाइड करके मेल गैमेट्स बना लिए, ठीक है। जनरेटिव न्यूक्लियस जो था वो डिवाइड किया, मेल गैमेट बन गया। अब फीमेल गैमेट तो एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रेजेंट है, तो दोनों आपस में मिलेंगे तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। तो अब ये कैसे होता है? गैमेट ट्रांसफर कैसे होता है, ठीक है। फिर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन सॉरी कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या क्या स्ट्रक्चर्स बनते हैं, वी विल डिस्कस इट ऑल इन नेक्स्ट सेशन। ओके, तो आज के लिए इतना ही, आज इतने पे ही खत्म करते हैं, ठीक है। इसको रिवाइज करिएगा अच्छे से। थैंक यू सो मच।